जिन्स एक ऐसा लफ्ज जो ज़बान पर आते ही दुनिया की नज़रें झुक जाती हैं और दिल में एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है तो हम इससे डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ड्यूड र्यूबिन की शोहरा आफाक किताब एवरीथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट सेक्स बट वर अफ्रेड टू आस्क का पहला बाब जिनसियत क्या है, व्हाट इज सेक्स, इसी हिचकिचाहट और लाइल्मी को चैलेंज करता है। वो कहते हैं कि जिन्स सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि ये इंसानी वजूद का एक मुकम्मल, पेचीदा और बावकार पहलू है जो हमारे जज्बात, नफ्सियात, जिस्म और मुआशरत से जुड़ा हुआ है। इस बाब में सबसे पहले जिनसियत की जामे तारीफ की गई है। डॉक्टर र्यूबिन बयान करते हैं कि जिनसियत सिर्फ सेक्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसानी कैफियत है जिसमें जिनसी शनाख्त, कशिश, रवैये और जज्बात शामिल होते हैं। उनके मुताबिक अगर इंसान अपनी जिनसी फितरत को समझे बगैर जिंदगी गुजारे तो वो अपने वजूद के एक अहम पहलू से महरूम रह जाता है। मुसन्नफ मर्द और औरत दोनों के जिनसी आज़ा की साइंसी मगर आसान जुबान में तफसील देते हैं। मसलन वो बताते हैं कि मर्दाना उज़्वे तनासुल पेनिस सिर्फ पेशाब का जरिया नहीं बल्कि जिनसी तहरीक और तौलीद का भी अहम जरिया है। इसी तरह खिसिये टेस्टिकल्स न सिर्फ नुत्फा पैदा करते हैं बल्कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी खारिज करते हैं जो मर्द की आवाज़, जिस्मानी साख्त और जिनसी तहरीक पर असर अंदाज होता है। औरत के जिनसी आज़ा जैसे कि वुल्वा, अंदाम नहानी, वजीना, रहम यूट्रस और बैज़ादानियाँ ओवरीज भी तफसील से बयान की गई हैं। डॉक्टर र्यूबिन मिसाल देते हैं कि अंदाम नहानी एक ऐसा उज़्व है जो न सिर्फ जिनसी ताल्लुक के दौरान इस्तेमाल होता है बल्कि ज़चगी के दौरान बच्चे की पैदाइश का रास्ता भी बनता है। इन मालूमात से कारी न सिर्फ जिस्म की साख्त समझता है बल्कि ये भी सीखता है कि हर उज़्व की एक मखसूस अहमियत है। डॉक्टर र्यूबिन इस बाब में जिनसी तहरीक के हयातियाती अमल को भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिनसी कशिश के लम्हे में दिमाग हार्मोन्स का इखराज करता है जो जिस्म में मखसूस रद्द अमल पैदा करते हैं। मसलन मर्दों में उज़्वे तनासुल में खून की रवानी बढ़ती है और औरतों में अंदाम नहानी नम हो जाती है। ये सब कुछ एक सेहतमंद जिनसी अमल का कुदरती हिस्सा है जिससे शर्माने की ज़रूरत नहीं। किताब में दी गई एक मिसाल इंतहाई बसीरत अफरोज़ है। एक नौजवान जोड़ा जिन्होंने मोहब्बत से शादी की लेकिन उनकी पहली रात तकलीफ दे रही। मर्द में जिनसी कारकर्दगी का दबाव इतना था कि वो मुकम्मल नाकाम हो गया। औरत ने भी खुद को गुनाहगार समझा। बाद में दोनों ने जिनसी तालीम हासिल की, एक थेरेपिस्ट से मशवरा किया और कुछ हफ्तों में वो एक दूसरे के साथ जज्बाती और जिस्मानी तौर पर हम आहंग हो गए। ये कहानी इस बात को वाज़े करती है कि जिनसी नाकामी कोई शर्म की बात नहीं बल्कि लाइल्मी का नतीजा है। मुसन्निफ जिनसी गलतफहमियों की भी वजाहत करते हैं, जैसे कि ये मफरूज़ा कि मर्द जितना ज़्यादा जिनसी तौर पर सरगर्म हो उतना ही ज़्यादा मर्द है। ये सरासर गलत है। वो कहते हैं कि असल मर्दानगी जज्बाती कुर्बत, एतमाद और दूसरे के जज्बात की कदर में है, ना कि सिर्फ जिनसी ताकत में। इसी तरह औरत की कंवारी होने का ताल्लुक सिर्फ हाइमन से जोड़ना भी लाइल्मी है क्योंकि हाइमन मुख्तलिफ वजूहात से खुद ब खुद भी मुतासिर हो सकता है, हतीज के साइकिल चलाने या खेल कूद के दौरान। डॉक्टर र्यूबिन मुआशरती दबाव को जिनसियत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट करार देते हैं। वो कहते हैं कि मगरबी मुआशरों में जिनसी मौज़ूआत पर बात करना निस्बतन आसान है मगर मशरकी मुआशरों में उस पर चौप का कल्चर है। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी रहनुमा इस मौजू से बचते हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल इंटरनेट या दोस्तों से गलत मालूमात हासिल करती है। एक दिलचस्प मुशाहिदा डॉक्टर र्यूबिन का ये है कि जिनसियात में सिर्फ जिस्मानी पहलू अहम नहीं होता बल्कि जज्बाती पहलू ज़्यादा देर पा असरात रखता है। वो एक मरीज का हवाला देते हैं जिसने अपनी जिनसी ख्वाहिश को कभी समझा ही नहीं और शादी के बाद उसे फ़र्ज समझकर निभाता रहा। वक्त गुजरने के साथ बीवी में शदीद जज्बाती दूरी पैदा हो गई। जब वो मुशावरत के लिए आया तब मालूम हुआ कि वो अपनी जिनसी पहचान, ख्वाहिश और जिम्मेदारी के बारे में ही लाइलम था। किताब ये भी वाज़ेह करती है कि जिनसी ताल्लुक हमेशा पेनिट्रेशन, दुखूल से वाबस्ता नहीं होता। जिनसी कुर्बत के कई जज्बाती और जिस्मानी पहलू होते हैं जैसे बोसा, छूना, गले लगाना, मुश्तरका वक्त गुजारना। ये सब भी इंसानी जिनसियत का हिस्सा हैं और ये सब कीमती हैं। बाब के इख्तिताम पर डॉक्टर र्यूबिन कहते हैं कि जिनसी तालीम शर्म का बायस नहीं बल्कि ज़िंदगी के फ़हम की कुंजी है। वो कहते हैं कि अगर हम जिनसियत पर खुलकर बात करें तो ना सिर्फ गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी बल्कि हम ज़्यादा समझदार, हसास और बावकार मुआशरा भी तश्कील दे सकेंगे। बाब 2, मर्दाना जिनसी साख्त, मेल सेक्सुअल एनाटमी। कभी सोचा है कि आपका अपना जिस्म आपसे क्या राज छुपा रहा है? वो अज़ा जिनके बारे में बात करना ममनू समझा जाता है
دراصل ہمارے ذہنی سکون اور جسمانی صحت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں کھل کر جان لیں تو ہماری زندگی میں شرمندگی، بے اعتمادی اور خوف کی جگہ خود اعتمادی، شعور اور تعلقات میں قربت پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ روبن اسی خاموشی کو توڑتے ہیں، سچائی، سادہ زبان اور سائنسی وضاحت کے ساتھ۔ پہلا نقطہ، عضو تناسل کی حقیقت۔ عضو تناسل پینس کے بارے میں معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف جنسی لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کچھ اسے شرمندگی کا سبب۔ ریوبن وضاحت کرتے ہیں کہ عضو تناسل 3 بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: جڑ، روٹ، جو جسم کے اندر پیوست ہوتی ہے، شافٹ، جو وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے، اور گلانس، یعنی اس کا سر۔ اس کی ساخت سپنج جیسی ہوتی ہے، جو جنسی تحریک کے دوران خون سے بھر کر تناؤ کی حالت میں آتی ہے۔ مثال، ایک نوجوان جو خود کو نامکمل سمجھتا تھا صرف اس لیے کہ اس نے کسی فلم میں کسی اور کا عضو بڑا دیکھا تھا۔ در حقیقت اوسط لمبائی تقریباً 5 سے 6 انچ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر روبن بتاتے ہیں کہ زیادہ تر مرد غلط تصورات کا شکار ہو کر غیر ضروری ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، خصیے، تولیدی مشینیں۔ خصیے، ٹیسٹیکلز، صرف نطفہ، سپرم پیدا کرنے کا کام نہیں کرتے، بلکہ مردانہ ہارمون، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کا مرکز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہارمون نہ صرف جنسی خواہش بلکہ آواز کی گہرائی، پٹھوں کی ساخت اور داڑھی کی افزائش جیسے مردانہ خصائص میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال، ایک 12 سالہ لڑکے کے جسم میں جب ٹیسٹوسٹیرون بڑھتا ہے تو اس کی آواز بدلنے لگتی ہے، اس کا جسم زیادہ مردانہ ہونے لگتا ہے، اور یہی فطرت کے اندرونی پیغام ہوتے ہیں کہ بلوغت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا نقطہ، سکروٹم، درجہ حرارت کا محافظ۔ سکروٹم وہ تھیلی ہے جس میں خصیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا اہم کام درجہ حرارت کو منظم رکھنا ہے، کیونکہ نطفے کی نشو و نما کے لیے جسم سے 1 سے 2 ڈگری کم درجہ حرارت ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردی میں سکروٹم سکڑ جاتا ہے اور گرمی میں لٹک جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ، پروسٹیٹ اور دیگر غدود۔ پروسٹیٹ گلینڈ اور سیمینل ویسیکلز وہ غدود ہیں جو منی سیمن کے اجزاء بناتے ہیں۔ ڈاکٹر روبن بیان کرتے ہیں کہ منی میں نطفے صرف 5 سے 10% ہوتے ہیں، باقی تمام مواد ان غدود سے آتا ہے۔ پروسٹیٹ کا صحت مند ہونا مردوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سوزش یا کینسر کے امکانات عمر کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ پانچواں نقطہ، ایپیڈیڈیمس اور واس ڈفرنس۔ نطفے کی راہیں ایپیڈیڈیمس ایک نالی ہوتی ہے جہاں نطفے پختہ ہوتے ہیں، پھر یہ واس ڈفرنس کے ذریعے پروسٹیٹ کے راستے سے گزر کر یوریتھرا تک پہنچتے ہیں، جہاں انزال کے وقت وہ باہر خارج ہوتے ہیں۔ چھٹا نقطہ، ختنہ، ایک ثقافتی بحث۔ ریوبن اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ختنہ سرکمسیشن ایک مذہبی، ثقافتی اور میڈیکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ختنہ شدہ عضو کی صفائی نسبتاً آسان ہوتی ہے، جبکہ غیر ختنہ شدہ عضو میں حفظان صحت کے لیے خاص توجہ درکار ہوتی ہے۔ تاہم ریوبن زور دیتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر صفائی رکھی جائے تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ساتواں نقطہ، جذباتی تعلق اور عضو تناسل۔ ریوبن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عضو تناسل صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی پہلو بھی رکھتا ہے۔ کئی مرد ذہنی دباؤ، خوف یا ماضی کے تجربات کی وجہ سے مکمل جنسی کارکردگی نہیں دکھا پاتے۔ جب ذہن پریشان ہوتا ہے تو جسم بھی اپنا کام درست نہیں کر پاتا۔ مثال، ایک شادی شدہ مرد جو ہر بار جنسی تعلق سے پہلے گھبرا جاتا تھا، جب اس نے ریوبن کی کتاب پڑھی اور تھراپی لی تو اس کی کارکردگی میں حیرت انگیز بہتری آئی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے جسم اور ذہن کے تعلق کو سمجھ پایا۔ باب 3، عورت کا جنسی نظام۔ ایک رازوں بھری کائنات۔ آپ نے کبھی کسی گلاب کو کھلتے دیکھا ہے اور اس کی پتیاں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، ایک خاموش حسن اور پوشیدہ خوشبو کے ساتھ۔ عورت کا جسم بھی اسی گلاب کی مانند ہے، لیکن افسوس کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کے جسم کو شرم، خوف اور خاموشی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ روبن اس خاموشی کو توڑتے ہوئے عورت کے جنسی نظام کی حقیقتوں کو پردے سے نکالتے ہیں، سادہ زبان میں، سائنسی بنیادوں پر اور احترام کے ساتھ۔ پہلا نقطہ، ولوا، ظاہری دروازہ۔ عورت کا جنسی نظام جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی۔ باہر کے حصے کو ولوا کہا جاتا ہے، جو عام طور پر لوگوں کو صرف واجائنا لگتا ہے، حالانکہ واجائنا جسم کے اندرونی حصہ ہے۔ ولوا میں کئی حصے شامل ہیں: لبیا مجورا یعنی بڑے لب، اور لیبیا منورا، لبیا مینورا یعنی چھوٹے لب، جو عورت کے جنسی اعضاء کو تحفظ دیتے ہیں۔ مثال، کئی نوجوان لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ولوا کا رنگ، سائز یا ساخت غلط ہے،
हालांकि डॉक्टर रूबन वाज़े करते हैं कि हर औरत का जिस्म कुदरती तौर पर मुख्तलिफ होता है, जैसे हर इंसान का चेहरा अलग होता है। दूसरा नुक्ता, क्लिटोरस। खुशी का राज क्लिटोरस। क्लिटोरस औरत के जिस्म का वो हिस्सा है जो खालिसतौन जिनसी लज्जत के लिए बनाया गया है। इसमें तकरीबन 8000 नेरो एंडिंग्स होती हैं, जो कि मर्द के उज़्वे तनासुल से भी ज्यादा हैं। डॉक्टर रूबन कहते हैं कि क्लिटोरस ही वो बटन है जिसके जरिए औरत जिनसी खुशी को मुकम्मल तौर पर महसूस कर सकती है। मिसाल, एक शादीशुदा जोड़ा जो कई साल तक जिनसी ताल्लुक में मुश्किलात का शिकार रहा, जब शोहर ने क्लिटोरल हसासियत को समझा और उसका एहतराम किया तो उनके ताल्लुकात में नई चमक आ गई। तीसरा नुक्ता, वाजाइना। एक लचकदार रास्ता। वाजाइना वजीना वो अंदरूनी नाली है जो तकरीबन 3 से 4 इंच लंबी होती है, मगर ये लचकदार होती है और बच्चे की पैदाइश के दौरान कई गुना बढ़ जाती है। ये नाली जिनसी मिलाप, हैज और बच्चे की पैदाइश के लिए कुदरती तौर पर डिजाइन की गई है। रूबन वजाहत करते हैं कि वाजाइना जज्बाती उज़्व नहीं बल्कि रद्द अमल देने वाला उज़्व है। जब औरत महफूज और मुतमईन महसूस करती है तो उसमें कुदरती नमी पैदा होती है। चौथा नुक्ता, हाइमन। गलत फहमियों का शिकार हाइमन। हाइमन एक बारीक झिल्ली है जो बाज़ औक़ात जिनसी ताल्लुक से पहले फट जाती है, मगर ये हर औरत में मुख्तलिफ होती है। डॉक्टर रूबन कहते हैं कि हाइमन की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को कनवारी होने का सबूत समझना एक खतरनाक गलत फहमी है। बाज़ लड़कियों में ये पैदाइशी तौर पर नहीं होता और बाज़ औक़ात ये साइकिल चलाने या खेलने से भी मुतासर हो सकता है। मिसाल, एक नौजवान लड़की जिसे उसके शौहर ने शादी की रात नापाक कहा, जबकि हकीकत में उसका हाइमन बचपन में टूट चुका था। तालीम और शऊर की कमी ने उसके एतमाद को तोड़ दिया। पांचवा नुक्ता, रहम। जिंदगी की कोख यूट्रस। यूट्रस या रहम वो जगह है जहां नया इंसान पलता है। ये नाशपाती की शक्ल का एक उज़ला है जो हमल के दौरान कई गुना बढ़ जाता है। रूबन बताते हैं कि रहम औरत के जिस्म का सबसे ताकतवर उज़ला होता है जो पैदाइश के वक्त ऐसा जोर लगा सकता है कि कई मर्दाना उज़लात भी उसका मुकाबला ना कर सकें। छठा नुक्ता, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। तख्लीक की नर्सरी। फैलोपियन ट्यूब्स वो रास्ते हैं जो बैज़ादानी ओवरीज से अंडा लेकर रहम तक पहुंचाते हैं। ओवरीज हर माह एक अंडा खारिज करती हैं। यही औरत के माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा है। रूबन बताते हैं कि औरत पैदा होते वक्त तकरीबन 1 से 2 मिलियन अंडे लेकर आती है, मगर जिंदगी में सिर्फ 400 के करीब इस्तेमाल होते हैं। सातवां नुक्ता, औरत और एहसासात। जिस्मानी और जज्बाती रब्त। डॉक्टर रूबन खास तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि औरत का जिनसी निज़ाम सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि मुकम्मल जज्बाती व नफ्सियाती पहलू रखता है। औरत की जिनसी खुशी और इस वक्त मुकम्मल होती है जब वो खुद को महफूज, काबिल एहतराम और पसंदीदा महसूस करे। बगैर एतमाद के क्लिटोरस भी खामोश हो जाती है। मिसाल, एक औरत जिसने अपने शौहर से ये सीखा कि मोहब्बत सिर्फ अमल नहीं बल्कि लफ्ज़ों, लम्स और एतमाद का सफ़र है, उसकी जिनसी जिंदगी में इनकलाब आ गया। आठवां नुक्ता, ब्रेस्ट। सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हार्मोनी सिस्टम का हिस्सा। डॉक्टर डेविड रूबन वाज़ेह करते हैं कि औरत की छातियां, ब्रेस्ट्स, सिर्फ खूबसूरती या जिनसियत की अलामत नहीं बल्कि हार्मोनी तवाज़ुन का हसास आला है। उनमें दूध पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मदद से दूध बनाते हैं। रूबन बताते हैं कि छाती के साइज का जिनसी लज्जत या दूध की मिकदार से कोई ताल्लुक नहीं। छोटी छातियां भी मुकम्मल तौर पर कुदरती और कारआमद होती हैं। मिसाल, एक खातून जिसने सोचा कि इसकी छाती छोटी होने की वजह से वो नामुकम्मल है, बाद में उसे मालूम हुआ कि इसका बच्चा मुकम्मल सेहतमंद परवरिश पा रहा है, क्योंकि मां बनने का ताल्लुक साइज से नहीं, जज्बात और कुदरत से है। नवा नुक्ता, जिनसी रद्द अमल। औरत का 4 मरहलों पर मुश्तमिल सफ़र। रूबन औरत के जिनसी रद्द अमल को 4 मराहिल में तकसीम करते हैं। 1. एक्साइटमेंट, तहरीक। क्लिटोरस में खून की रवानी बढ़ती है, वाजाइना नम हो जाती है। 2. प्लाटो, शिद्दत में इजाफा, दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें गहरी हो जाती हैं। 3. ऑर्गेज़म, औजे लज्जत, अज़लात में सुकड़ाव, ज़हनी सुकून, जज्बाती फरावानी। 4. रेजोल्यूशन, सुकून का मरहला, जिस्म नॉर्मल हालत में वापस आता है। अहम बात, औरत का ऑर्गेज़म लाजमी नहीं होता और बाज़ औक़ात जज्बाती कनेक्शन ऑर्गेज़म से ज़्यादा कीमती साबित होता है। 10वां नुक्ता, मर्द और औरत का फ़र्क, वक्त, रफ्तार और जज्बात का तज़ाद। डॉक्टर रूबन बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं कि मर्द आम तौर पर जिनसी अमल में जल्दी से उरूज पर पहुंच जाता है, जबकि औरत को मुकम्मल तैयारी, ज़हनी सुकून और पेश खैमा फोर प्ले दरकार होता है। यही वजह है कि अगर मर्द थोड़ा सा रुक जाए तो औरत के लिए पूरा जहां खुल सकता है। मिसाल, एक शौहर जो पहले सिर्फ अमल पर तवज्जो देता था,
जब उसने फोरप्ले को अहमियत दी तो उसकी बीवी की आंखों में खुशी, इज्जत और ताल्लुक का नया रंग आ गया। 11वां नुक्ता, जिनसी तालीम की कमी। मुआशरती ज़हर किताब में बार बार ये पैगाम दिया गया है कि औरत के जिनसी निज़ाम से लाइल्मी, शर्म और खौफ ने पूरे मुआशरे को ज़हनी बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। डॉक्टर रूबन कहते हैं, अगर हम बच्चों को जिस्म की असल तालीम बचपन में दे दें तो वो बालिग होकर शर्मिंदा, डरे हुए या जज्बाती तौर पर जख्मी नहीं होंगे। मिसाल, एक लड़की जिसे बचपन में ये बातें नहीं करते कहकर खामोश कराया गया, जब वो बड़ी हुई तो अपनी ही जिस्मानी ख्वाहिशात को गुनाह समझने लगी, हालांकि वो कुदरती थीं। 12वां नुक्ता, खुद आगही। औरत का पहला हक। रूबन औरतों को तरगीब देते हैं कि वो अपने जिस्म को समझें, आईने में देखें, महसूस करें और इज्जत करें। जब एक औरत अपने जिस्म को जानेगी तब ही वो दूसरों को सिखा सकेगी कि वो उसे किस तरह छू सकते हैं, चाह सकते हैं या एहतराम दे सकते हैं। मिसाल, एक नौजवान खातून ने जब पहली बार अपने जिस्म को मुस्बत नज़र से देखा तभी उसने अपने शौहर को सिखाया कि जिनसी ताल्लुक सिर्फ मर्द की ख्वाहिश नहीं बल्कि औरत की मोहब्बत का मुकम्मल एहतराम है। 13वां नुक्ता, हैज़, मेंस्ट्रुएशन। पाकीज़गी का गलत तस्वुर। रूबन वाज़े करते हैं कि माहवारी एक कुदरती जिस्मानी अमल है जिसके दौरान औरत के जिस्म से अंडा खारिज होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ। अफसोस के बहुत से मुआशरों में हैज़ को नापाकी या शर्मिंदगी की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां खुद को गुनाहगार समझने लगती हैं। मिसाल, एक 12 साला बच्ची को उसकी मां ने बताया कि अब तुम मर्दों से दूर रहो, जबकि रूबन कहते हैं कि ये वक्त बच्ची की जिस्मानी ताकत के बेदार होने का है, ना कि शर्मिंदगी का। 14वां नुक्ता, कंट्रोल और रजामंदी। जिनसी आज़ादी की असल रूह। औरत की जिनसी आज़ादी का मतलब बेराह रवी नहीं बल्कि खुद मुख्तारी है। डॉक्टर रूबन पुरजोर अंदाज में कहते हैं कि औरत को ये हक हासिल है कि वो अपने जिस्म के बारे में फैसले करे, कब, कैसे और किसके साथ। जब रजामंदी शामिल न हो तो मोहब्बत भी जुल्म में बदल जाती है। मिसाल, एक औरत जिसने अपने शौहर से कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है लेकिन मेरे जज्बात को इज्जत दो, उसके बाद दोनों का रिश्ता मजबूत, खुशगवार और हकीकी हो गया। बाब 4, इंटरकोर्स, जिनसी मिलाप की तफसील। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बेशतर मर्द और ख़वातीन जिनसी मिलाप, इंटरकोर्स को सिर्फ एक जिस्मानी अमल समझते हैं? लेकिन डॉक्टर डेविड रूबन हमें बताते हैं कि अगर सिर्फ जिस्मानी मिलाप ही काफ़ी होता तो दुनिया की लाखों शादियां टूटने से बच जाते। असल मसला मालूमात की कमी और फहमी की कमी है। जिनसी मिलाप एक फ़न भी है और एक जज्बाती राब्ता भी। उसे समझना, सीखना और बेहतर बनाना ज़िंदगी भर के ताल्लुकात को मजबूत और खुशगवार बनाता है। पहला नुक्ता, दुखूल से पहले ज़हनी हम आहंगी। रूबन वजाहत करते हैं कि जिनसी मिलाप की कामयाबी का आगाज़ बिस्तर पर नहीं बल्कि दिमाग में होता है। जब तक दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती, ज़हनी और नफ्सियाती हम आहंगी न हो तब तक जिनसी मिलाप महज एक बेरूह जिस्मानी अमल बनकर रह जाता है। औरत की ख्वाहिशात, जज्बात, जज्बाती कनेक्शन, ये सब पेशगी तैयारी में शामिल होते हैं। मिसाल, एक जोड़े का जिक्र है जो मुसलसल 6 माह से इज़दवाजी तौर पर मुतमईन ना था। थेरापिस्ट ने जब सिर्फ जज्बाती बातचीत पर काम करवाया तो 3 हफ्तों में उनके ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए। दूसरा नुक्ता, फोरप्ले की अहमियत। डॉक्टर रूबन बताते हैं कि फोरप्ले, पेशगी, जिस्मानी व जज्बाती लम्स सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि मर्द के लिए भी अहम है। ये वो वक्त होता है जब जिस्म एक दूसरे से हम आहंग होता है, दिल की धड़कनें बराबर होती हैं और एतमाद बनता है। फोरप्ले के बगैर किया जाने वाला दखूल अक्सर औरत के लिए तकलीफ दे या बोरिंग होता है। मिसाल, एक शौहर जो सिर्फ पेनेट्रेशन पर तवज्जो देता था, जब फोरप्ले में दिलचस्पी लेने लगा तो उसकी बीवी ने पहली बार ऑर्गेज़म महसूस किया। तीसरा नुक्ता, जिस्मानी रद्द अमल का एहतराम। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ रद्द अमल देता है। औरत की वजीना कुदरती तौर पर लचकदार है लेकिन जिनसी ताल्लुक के लिए लूब्रिकेशन ज़रूरी है। अगर औरत ज़हनी तौर पर रिलैक्स्ड ना हो या जिस्मानी तौर पर तैयार ना हो तो दखूल दर्दनाक हो सकता है। रूबिन कहते हैं कि ऐसे मौके पर आर्टिफिशियल लूब्रिकेंट्स या मज़ीद फोरप्ले की ज़रूरत होती है। चौथा नुक्ता, दखूल की तकनीक, रफ्तार, जाविया और नरमी। ये समझना कि दखूल कितनी रफ्तार से हो, किस जाविये से और किस शिद्दत से, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। रूबन कहते हैं कि जिनसी मिलाप एक डांस की मानंद होता है जिसमें दोनों को रिदम का ख्याल रखना चाहिए। मर्द को हमेशा औरत के जिस्म के सिग्नल्स पर ध्यान देना चाहिए, सांस की रफ्तार, आवाज़, हाथों की हरकत वगैरह। पांचवा नुक्ता, ऑर्गाज़म सिर्फ मर्द का नहीं औरत का भी हक। रूबन एक गलत फहमी को ख़त्म करते हैं कि ऑर्गाज़म सिर्फ मर्द के लिए होता है। हकीकत यह है कि औरत को ऑर्गाज़म तक पहुंचाना भी इतना ही ज़रूरी है, वरना वो अंदर ही अंदर डिससैटिस्फैक्शन का शिकार हो जाती है
औरत का ऑर्गाज़म अक्सर वक्त और तवज्जो का तकाजा करता है। मिसाल, एक औरत जो शादी के 3 साल बाद पहली बार ऑर्गाज़म का तजर्बा करती है, वो अपने शौहर को रोकर कहती है, मैं आज पहली बार मुकम्मल औरत महसूस कर रही हूँ। छठा नुक्ता, जिनसी मिलाप के बाद का लम्हा आफ्टर प्ले। किताब का एक सबसे हुसीन नुक्ता आफ्टर प्ले है। रूबन कहते हैं कि जिनसी मिलाप के बाद चंद लम्हे जब दोनों खामोशी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो जज्बाती कनेक्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये लम्हे एतिमाद और मोहब्बत को मजबूत करते हैं। सातवां नुक्ता, जिनसी राब्ते में एतमाद और इबलाग। कम्युनिकेशन इज कनेक्शन। डॉक्टर डेविड रूबन जोर देते हैं कि मुबाशरत के दौरान सबसे ज्यादा नज़रअंदाज होने वाली चीज़ इबलाग यानी खुलकर बात करना है। अक्सर जोड़े एक दूसरे की पसंद, नापसंद, तकलीफ या खुशी के बारे में बात करने से झिझकते हैं। वो समझते हैं कि ये सब कुछ खुद ब खुद समझा जाना चाहिए। लेकिन रूबन कहते हैं, जिस्म पढ़ना एक फ़न है, लेकिन ज़बान सुनना एक नेमत है। मिसाल के तौर पर, एक खातून ने 5 साल बाद अपने शौहर से ये कहा कि वो एक ख़ास अंदाज से छूने को पसंद नहीं करती। जब शौहर ने वो अंदाज छोड़ा तो उनकी कुर्बत कई गुना बढ़ गई। सिर्फ एक सादा सी बातचीत ने बरसों की दोवरी मिटा दी। आठवां नुक्ता, शर्मिंदगी और झिझक का खात्मा। हमारे मुआशरे में जिनसी मामलात से मुतल्लक बात करना अक्सर गुनाह या बेहयाई समझा जाता है। रूबन कहते हैं, जहालत शर्मिंदगी से ज़्यादा खतरनाक है। अगर शौहर और बीवी आपस में भी खुलकर ना बात कर सकें तो जिस्मानी कुर्बत महज एक रूटीन बन जाती है। उसमें खुशी, दिलचस्पी या तजदीद बाकी नहीं रहती। वो लिखते हैं कि जिस्म के साथ साथ अगर दिल भी उड़ियां ना हो तो मुबाशरत सिर्फ एक मुशक्कत रह जाती है, मोहब्बत नहीं बनती। इसलिए झिझक को ख़त्म करें, एक दूसरे से सीखें, बताएं और सुनें। यही कुर्बत को हकीकत में तब्दील करता है। नवां नुक्ता, जिस्मानी कमजोरी को नाकामी ना समझें। बाज़ औक़ात मर्द वक्ती तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या औरत ऑर्गेज़म ना हासिल करने जैसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। रूबन इस पर जोर देते हैं कि इसे ज़िंदगी या रिश्ते की नाकामी ना समझा जाए। ये एक आर्जी फेज़ होता है जिसे मोहब्बत, तहम्मुल और तिब्बी मशवरे से हल किया जा सकता है। एक नौजवान जोड़ा जिसने ये सोचकर अलहदगी का फैसला कर लिया था, सिर्फ एक माहिर मुआलिज की रहनुमाई से अपनी जिनसी ज़िंदगी को नए सिरे से दरियाफ्त कर सका, और आज वो ना सिर्फ खुश बल्कि मजबूत तरीन रिश्ता रखते हैं। 10वां नुक्ता, मुबाशरत की रूहानी जहत। डेविड रूबन की तहरीर में एक गहराई ये भी है कि वो जिनसी मिलाप को सिर्फ हैवानी अमल नहीं मानते। वो कहते हैं, जब दो लोग मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत के साथ एक दूसरे में मदगम होते हैं तो वो सिर्फ जिस्मानी सतह पर नहीं, रूहानी सतह पर भी जोड़ते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान वक्त, फिक्र और दुनिया से आज़ाद हो जाता है, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल हो जाता है। ये बाब सिखाता है कि जिनसी मिलाप को समझना, महसूस करना और बेहतर बनाना सिर्फ बेडरूम की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल जिंदगी का अमल है। जो जोड़े इस इल्म को हासिल करते हैं, उनके दरमियान सिर्फ जिस्म नहीं, दिल, रूह और जिंदगी के हर लम्हे में एक उनकही हम आहंगी जन्म लेती है। डेविड रूबन ये भी बताते हैं कि बच्चों और नौजवानों को सही वक्त पर दुरुस्त जिनसी तालीम देना उनके इज़दवाजी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो लोग सिर्फ फहश मवाद या अफवाहों से सीखते हैं वो अक्सर हकीकत से मायूस हो जाते हैं। इसलिए जिनसी ताल्लुक को एक मुकद्दस, खूबसूरत और जिम्मेदाराना अमल के तौर पर सिखाना ही असल हल है। बाब 5, ऑर्गेज़म, ओजे शहवत की गहराई में छुपी खुशी। क्या आप जानते हैं कि हजारों औरतें अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं बगैर इस लम्हे को महसूस किए जिसे ओजे शहवत, ऑर्गेज़म कहते हैं? डॉक्टर डेविड रूबन सवाल करते हैं, जब दोनों जिस्म जोड़ते हैं तो क्या दोनों रूहें भी सरशार होती हैं, या सिर्फ एक फरीक अपनी तकमील पाकर दूसरे को खामोश छोड़ देता है? ये बाब इन सवालों के जवाब देता है जिन पर अक्सर खामोशी तारी रहती है, मगर जो हर रिश्ते की बुनियाद को मुतासर करते हैं। पहला नुक्ता, ऑर्गेज़म क्या है? सिर्फ एक जिस्मानी रद्द अमल या रूहानी झटका? रूबन वजाहत करते हैं कि ऑर्गेज़म सिर्फ प्लेजर का धमाका नहीं, ये एक रिलीज है, एक मुकम्मल लेट गो। औरत के लिए ये एक लहर है जो धीरे धीरे बदन में उठती है और फिर पूरे जिस्म को झंझना देती है। मर्द के लिए ये क्लाइमैक्स वो लम्हा है जहां जिस्मानी ज़रूरत अपने इंतहा को पहुंचती है। लेकिन अगर इस ऑर्गेज़म में जज्बात, एतमाद और इमोशनल कनेक्शन शामिल ना हो तो ये एक खाली फतह बन जाता है। दूसरा नुक्ता, औरत का ऑर्गेज़म। सबसे ज्यादा नज़रअंदाज होने वाली हकीकत। रूबन कहते हैं कि औरत को ऑर्गेज़म देना सिर्फ पेनिट्रेशन से मुमकिन नहीं होता। इसके लिए फोर प्ले, ज़हनी सुकून, एतमाद और मुसलसल प्यार भरा लम्स ज़रूरी है। मिसाल,
ایک खातून जो 7 साल तक ऑर्गेज़म के बगैर जिंदगी गुजारती रहीं, जब उनके शौहर ने सिर्फ उनकी सांसों की रफ्तार और आंखों के इशारे पर ध्यान देना सीखा, तो पहली बार उन्होंने खुद को मुकम्मल औरत महसूस किया। वो लम्हा मेरे लिए इबादत से कम नहीं था, वो कहती हैं। तीसरा नुक्ता, क्लिटोरल स्टिमुलेशन की अहमियत। अक्सर मर्द गलत फहमी का शिकार होते हैं कि वजीना के अंदर ही सब कुछ होता है। रूबन तहकीक के साथ साबित करते हैं कि औरत का अहम ऑर्गेज़म ज़्यादातर क्लिटोरल स्टिमुलेशन से हासिल होता है। ये वो मकाम है जो नरमी, हसासियत और जज्बाती रद्द-अमल से जुड़ा हुआ है और अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऑर्गेज़म दरअसल जिस्म के किसी हिस्से से नहीं, तवज्जो से पैदा होता है। डॉक्टर रूबन। चौथा नुक्ता, मर्द का ऑर्गेज़म और इसकी पेचीदगियां। अक्सर समझा जाता है कि मर्द का ऑर्गेज़म सादा और यकीनी होता है, लेकिन रूबन बताते हैं कि अगर मर्द ज़हनी दबाव, तनाव या किसी भी जज्बाती मसले से गुजर रहा हो तो ऑर्गेज़म हासिल करना या मुकम्मल तौर पर महसूस करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि बाज़ मर्द ऑर्गेज़म के वक्त भी मुकम्मल रिलैक्स नहीं हो पाते और नतीजतन इमोशनल एम्प्टीनेस का शिकार हो जाते हैं। पांचवा नुक्ता, फेक ऑर्गेज़म। एक खतरनाक अमल। बहुत सी औरतें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए फेक ऑर्गेज़म का सहारा लेती हैं। रूबिन उसे एक इमोशनल डिसेप्शन करार देते हैं। जब एक शख्स मुकम्मल होता है और दूसरा सिर्फ दिखावा करता है तो वो रिश्ता अंदर ही अंदर टूटने लगता है। मिसाल, एक जोड़ा जहां बीवी 4 साल तक फेक ऑर्गेज़म करती रही, आखिरकार जब सच बोली तो उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। सच बोलना ऑर्गेज़म से ज्यादा खुशी दे सकता है, वो कहती हैं। छठा नुक्ता, ऑर्गेज़म की मुताबिकत। दोनों की एक साथ तकमील। रूबन इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों फरीक का ऑर्गेज़म करीब करीब एक साथ हो तो उसकी इमोशनल बॉन्डिंग कई गुना बढ़ जाती है। ये कोई फर्ज या मुकाबला नहीं, बल्कि रिदम की हम आहंगी है। जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो ऑर्गेज़म सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी झूंझना देता है। ऑर्गेज़म कोई गुनाह नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक अनमोल नेमत है। जब ये जिस्म, जज्बात और जहन की हम आहंगी से हासिल हो तो सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं, जिंदगी की गहराइयों में खुशी भर देता है। बाब 6, मास्टरबेशन, इस्तिमना। हकीकत, गलत फहमियां और जज्बाती पहलू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के करोड़ों मर्द व ख़वातीन तन्हाई में एक अमल करते हैं जिसे कोई बोलकर बयान नहीं करता? मास्टरबेशन, इस्तिमना। ये अमल जिस पर मुआशरा शर्मिंदगी, मजहब खौफ और वालिदैन खामोशी की चादर तान देते हैं, क्या वाकई नुकसानदेह है या ये एक कुदरती अमल है जिसे समझना, सीखना और सही तनाजुर में देखना जरूरी है? डॉक्टर ड्यूड रूबन इस बाब में एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जिसे हम सब जानते हैं मगर मानते नहीं। पहला नुक्ता, मास्टरबेशन, इस्तिमना, फितरी या फहश। रूबन वाज़ह करते हैं कि मास्टरबेशन, इस्तिमना इंसान की फितरी ख्वाहिशात का एक कुदरती इजहार है। ये वो अमल है जो बचपन, लड़कपन, जवानी, हतीज के शादीशुदा जिंदगी में भी पाया जा सकता है। ये कोई गुनाह नहीं, ये फितरत की तरफ से रिलीज वाल्व है ताकि इंसान दबाव, बेसकूनी या जिनसी तनाव से वक्ती निजात पा सके। दूसरा नुक्ता, मर्द और औरत दोनों में मौजूद लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। अक्सर ख्याल किया जाता है कि सिर्फ मर्द ही मास्टरबेशन, इस्तिमना करते हैं, मगर रूबन इस गलत फहमी को तोड़ते हैं। ख़वातीन भी मास्टरबेशन, इस्तिमना करती हैं, लेकिन वो ज्यादा खामोशी, जज्बाती मुहर्रिकात और नरमी के साथ। मिसाल, एक औरत जो अपने शौहर के साथ ऑर्गेज़म ना पहुंच पाती थी, वो कहती है, मैंने खुद को जानने के लिए मास्टरबेशन, इस्तिमना का सहारा लिया और पहली बार समझा कि मेरा जिस्म क्या चाहता है। तीसरा नुक्ता, नुकसानात, हकीकत या खौफ। मुआशरे में मास्टरबेशन, इस्तिमना को आंखों की कमजोरी, जिस्मानी नकाहत या गुनाह से जोड़ा जाता है। रूबन कहते हैं कि अगर ये अमल हद से ज्यादा ना हो तो ना सिर्फ महफूज है बल्कि कई बार रिलीफ का मौसर जरिया भी हो सकता है। अलबत्ता जब कोई शख्स दिन में कई बार शर्मिंदगी, गिल्ट या छुप कर करता है तो ये नफ्सियाती मसला बन सकता है। गुनाह वो होता है जिसमें आप अपनी इज्जत खो दें, ना कि वो जिससे आप खुद को समझें। चौथा नुक्ता, मास्टरबेशन, इस्तिमना और इज़दवाजी जिंदगी। क्या मास्टरबेशन, इस्तिमना शादीशुदा जिंदगी को खराब करता है? रूबन इस सवाल का सादा सा जवाब देते हैं, नहीं, जब तक ये एक दूसरे के ताल्लुकात का मुतबादिल ना बने। बाज़ औक़ात जब पार्टनर बीमार हो, दूर हो या जज्बाती हम आहंगी कम हो तो मास्टरबेशन, इस्तिमना एक महफूज और वक्ती सहारा हो सकता है। लेकिन अगर कोई शौहर या बीवी मुसलसल सिर्फ अपने प्लेजर पर तवज्जो दे और दूसरे को नज़रअंदाज करे तो यही अमल ताल्लुकात में सदमहरी पैदा कर देता है। पांचवा नुक्ता, गिल्ट, गुनाह का एहसास।
سب سے بڑا دشمن روبن کہتے ہیں کہ میسٹربیشن استمنا سے زیادہ نقصان دہ چیز وہ احساس گناہ ہے جو اس کے بعد انسان کو گھیر لیتا ہے۔ یہ گلٹ اکثر مذہبی تعلیمات، معاشرتی دباؤ یا غلط معلومات کی پیداوار ہوتا ہے۔ مثال، ایک نوجوان جو ہر بار ماسٹربیشن استمنا کے بعد روتا تھا، جب اسے سائیکو سیکسوال ایجوکیشن ملی تو اس نے پہلی بار خود سے محبت کرنا سیکھا۔ میں اب گناہ گار نہیں، میں فطری ہوں، وہ کہتا ہے۔ چھٹا نکتہ، خود شناسی کا ذریعہ، اپنی سیکشول لینگویج کو سمجھنا۔ روبن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ میسٹربیشن استمنا انسان کو اپنی پسند، ناپسند، حساسیت اور جنسی ردم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی سیلف اویئرنیس بعد میں پارٹنرشپ کو بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ خود کو نہیں جانتے تو دوسرے سے اپنی تکمیل کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ ماسٹربیشن استمنا کو شرمندگی، گناہ یا خوف سے نہیں، شعور، سمجھداری اور خود شناسی سے دیکھیں۔ جب انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے تو وہ نہ صرف دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے بلکہ خود کو بھی محبت دینا سیکھتا ہے۔ باب 7، سیکشولی نارمل فیمیل۔ جنسی طور پر نارمل عورت کی حقیقت ایک عورت جو ہر لمحہ وفا، پیار اور قربانی کا پیکر سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی جنسی خواہشات کا اظہار کرے تو کیا وہ بے حیا کہلائے گی؟ کیا معاشرہ اسے قبول کرے گا یا وہ ہمیشہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر اندر ہی اندر گھٹتی رہے گی؟ ڈاکٹر ڈیوڈ روبن اس باب میں عورت کی جنسی فطرت کے اس پہلو کو بے نقاب کرتے ہیں جو صدیوں سے دبا دیا گیا ہے مگر کبھی مٹایا نہیں جا سکا۔ پہلا نکتہ، عورت بھی جنسی مخلوق ہے، فرشتہ نہیں۔ معاشرے میں عورت کو پاکیزگی، معصومیت اور شرم و حیا کی علامت بنا دیا گیا ہے، جیسے وہ جنسی خواہشات رکھ ہی نہیں سکتی۔ مگر روبن کہتے ہیں عورت کا جسم بھی خون، گوشت، اعصاب اور جذبے سے بنا ہے، اسے بھی ڈیزائر ہوتی ہے، orgasm ہوتا ہے، پلیجر کی طلب ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ عورت بھی ایک جنسی مخلوق ہے صرف سچائی نہیں، انصاف ہے۔ دوسرا نکتہ، عورت کی سیکشول اراؤزل مرد سے مختلف ہے۔ روبن وضاحت کرتے ہیں کہ عورت کی جنسی بیداری اراؤزل مرد کی طرح اچانک نہیں ہوتی۔ مرد کو صرف ویژول سٹیمولائی دیکھنا کافی ہوتا ہے، جبکہ عورت کو ایموشنل کنیکشن، نرمی، توجہ اور سائیکولوجیکل کمفرٹ درکار ہوتا ہے۔ مثال، ایک عورت کہتی ہے، مجھے صرف جسمانی لمس سے نہیں، محبت بھرے الفاظ، آنکھوں کی گہرائی اور دل کی قربت سے پلیجر ملتا ہے۔ تیسرا نکتہ، عورت orgasm حاصل کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا متھ یہ ہے کہ عورت کو orgasm کم یا کبھی نہیں ہوتا۔ روبن بتاتے ہیں عورت orgasm حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ، رفتار اور سینسٹیوٹی مختلف ہوتی ہے۔ کلیٹرل سٹیمولیشن، ایموشنل انٹیمیسی اور پراپر کمیونیکیشن، یہ وہ عناصر ہیں جو عورت کی سیکشول فلفلمنٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا نکتہ، اگر عورت بات نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں چاہتی۔ معاشرے نے عورت کو اس حد تک شرم، ضبط اور خاموشی سکھائی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا اظہار بھی جرم سمجھتی ہے۔ روبن کہتے ہیں جب عورت خاموش ہو تو اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ وہ مطمئن ہے، بلکہ شاید وہ صرف خوف زدہ ہے کہ کہیں بد کردار نہ سمجھ لی جائے۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے کبھی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، دراصل محبت کے نام پر جبر کر رہا ہوتا ہے۔ پانچواں نکتہ، سیکس صرف پینیٹریشن نہیں، عورت کے لیے ایموشنل ایکسپیرینس ہے۔ مرد کے لیے سیکس ایک فزیکل ایکٹ ہو سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ جذبات، تحفظ، عزت اور مکمل توجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ روبن کہتے ہیں عورت کلائمیکس پر تب پہنچتی ہے جب وہ مکمل طور پر ریلیکس ہو اور اسے لگے کہ وہ چاہی گئی ہے، صرف استعمال نہیں کی گئی۔ چھٹا نکتہ، سیکشولی نارمل عورت وہ ہے جو اپنی خواہش کو سمجھے، چھپائے نہیں۔ روبن ایک سیکشولی نارمل عورت کو وہ نہیں کہتے جو روزانہ سیکس کرے یا orgasm ہر بار پائے، بلکہ وہ جو اپنی فطری خواہشات کو سمجھے، گناہ نہ سمجھے اور پارٹنر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے۔ شرم وہ نہیں جو خواہشات میں ہو، بلکہ وہ ہے جو خواہشات کو جھٹلا دے اور خود کو نفی میں جلا دے۔ ساتواں نکتہ، معاشرہ عورت کو شرمندہ کرتا ہے، علم اسے آزاد کرتا ہے۔ روبن پرزور کہتے ہیں کہ عورت کے جنسی شعور کو بیدار کرنا معاشرے کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ برابری، عزت اور تعلقات کی مضبوطی کی کنجی ہے۔ جب ایک عورت جانتی ہے کہ اسے کیا خوشی دیتی ہے اور وہ اس کا اظہار کرتی ہے تو وہ شوہر کو بھی ایک بہتر عاشق بننے میں مدد دیتی ہے۔ سیکشولی نارمل فیمیل ایک راز نہیں، ایک حقیقت ہے، اور جب معاشرہ عورت کو سمجھنے لگتا ہے تو تعلقات صرف جسم نہیں، روح تک کا سفر بن جاتے ہیں۔ باب 8، سیکشولی نارمل میل۔ جنسی طور پر نارمل مرد دنیا مرد کو طاقت، قیادت اور کنٹرول کی علامت سمجھتی ہے، لیکن جب بات جنس سیکس کی ہو تو کیا ہر مرد واقعی طاقتور ہوتا ہے؟ کیا ہر مرد کی خواہش ایک جیسی ہوتی ہے؟
اور کیا مرد کبھی خود کو ناکام یا کمزور محسوس نہیں کرتا؟ ڈاکٹر ریوبن اس باب میں مرد کی جنسی فطرت، اس کی خواہشات، اس کے خوف اور سچائیوں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ، ہر مرد میں جنسی خواہش قدرتی ہوتی ہے اور یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ہر مرد ہر وقت جنسی طور پر ایکٹیو اور ریڈی ہوتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ ڈاکٹر روبن لکھتے ہیں، جنسی خواہش ہر مرد میں ہوتی ہے مگر اس کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ یہ عمر، مزاج، حالات، صحت اور ذہنی کیفیت پر منحصر ہوتی ہے۔ کبھی مرد بہت انٹینس ڈیزائر رکھتا ہے اور کبھی بالکل نہیں، اور یہ دونوں حالتیں نارمل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا نقطہ، مرد کی سیکشول پرفارمنس پر اس کی خود اعتمادی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرد اگر اندر سے خود کو ناکام، کمزور یا شرمندہ محسوس کرے تو اس کی سیکشول پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر مکمل تندرست ہو۔ روبن لکھتے ہیں، اکثر مردوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ عورت کو خوش نہ کر پائیں۔ یہی خوف ان کے اراؤزل، اریکشن اور سیٹسفیکشن میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ، مرد کا آرگیزم عورت سے مختلف ہوتا ہے۔ جہاں عورت آرگیزم تک پہنچنے میں وقت لیتی ہے، وہیں مرد تیزی سے کلائمیکس پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ فرق اگر دونوں کو نہ معلوم ہو تو تعلق میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ روبن کہتے ہیں، جنسی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت کے جسمانی رد عمل کو سمجھے اور اسے وقت دے۔ چوتھا نقطہ، ماسٹربیشن، استمناء مرد کی زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے اور یہ نارمل ہے۔ بہت سے مرد اپنی جوانی میں ماسٹربیشن کرتے ہیں اور بعض اوقات شادی کے بعد بھی، اور یہ میڈیکلی نارمل سمجھا جاتا ہے جب تک یہ حد سے نہ بڑھے۔ روبن واضح کرتے ہیں، ماسٹربیشن کوئی گناہ یا بیماری نہیں، بلکہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس سے نوجوان اپنے جسم کو سمجھتے ہیں، مگر اگر یہ سیکس لائف کو نقصان پہنچانے لگے تب یہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ پانچواں نقطہ، مرد کو بھی ایموشنل کنیکشن اور عزت درکار ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ مرد صرف جسمانی خواہش رکھتا ہے غلط ہے۔ روبن زور دیتے ہیں کہ ایک نارمل مرد بھی محبت، توجہ، اپنائیت اور ایموشنل کمفرٹ چاہتا ہے، اور جب اسے یہ سب نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹا نقطہ، مرد بھی جنسی کمزوری، امپوٹنس کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ شرمندگی کی بات نہیں۔ روبن کہتے ہیں، جنسی کمزوری صرف جسمانی نہیں، اکثر یہ ذہنی دباؤ، خوف یا شرمندگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک نارمل مرد بھی کبھی کبھار ناکام ہو سکتا ہے، اور اسے نامرد کہہ کر جج کرنا نہ صرف زیادتی ہے بلکہ تعلق کو توڑنے والی بات بھی۔ ساتواں نقطہ، سیکشولی نارمل میل وہ ہے جو اپنی کمزوریوں کو سمجھے، چھپائے نہیں۔ روبن کے مطابق سیکشولی نارمل مرد وہ ہے جو نہ صرف اپنی خواہشات کو تسلیم کرے بلکہ اپنی حدود، احساسات اور جذبات کو بھی قبول کرے اور اپنے پارٹنر سے اوپن کمیونیکیشن کرے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ مرد کبھی ناکام نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچ بولے، سمجھے اور سیکھے کہ دوسروں کو خوش کرنے سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ سیکشولی نارمل میل ایک سپرمین نہیں، ایک حساس انسان ہے، وہ جو چاہتا ہے، ڈرتا ہے، سیکھتا ہے، اور رشتے میں صرف جسم سے نہیں، دل سے جڑتا ہے۔ باب 9، کانٹراسیپشن، حمل سے بچاؤ کے طریقے۔ جب دو افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب جسم اور روح کا رشتہ جڑتا ہے، تو کیا ہر بار یہ رشتہ ایک بچے کی صورت میں بدل جانا چاہیے؟ کیا محبت کے لمحات صرف خوشی بنے یا ایک انجانی ذمہ داری؟ یہاں آتا ہے وہ موضوع جس پر اکثر خاموشی چھا جاتی ہے، مگر جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے نہایت اہم ہے، کانٹراسیپشن، حمل سے بچاؤ۔ پہلا نقطہ، حمل سے بچاؤ کوئی گناہ نہیں بلکہ سمجھداری کی علامت ہے۔ ڈاکٹر روبن واضح کرتے ہیں، کانٹراسیپشن کا مطلب محبت کو ریو کی نہ آ نہیں بلکہ ایسا محفوظ بے نہ آ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو خوشی، آزادی اور ذمہ داری کا توازن قائم کرتا ہے۔ حمل ہر بار مقصود نہیں ہوتا، کبھی وقت ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی مالی حالات، اور کبھی جسمانی یا ذہنی تیاری موجود نہیں ہوتی۔ ایسے میں کانٹراسیپٹیوز انسان کو خود پر کنٹرول دیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، حمل سے بچاؤ کے کئی طریقے ہیں، ہر ایک کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ ڈاکٹر روبن تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کوئی ایک طریقہ سب کے لیے مناسب نہیں ہوتا، ہر جسم اور ہر جوڑے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ آئیے چند معروف طریقوں کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، برتھ کنٹرول پلز، سب سے عام اور مؤثر طریقہ یہ خواتین کے لیے مخصوص گولیاں ہوتی ہیں جو ہارمونز کو کنٹرول کر کے اوویولیشن، انڈے بننے کو روکتی ہیں۔ فوائد، بہت مؤثر، آسان استعمال۔ دیگر میڈیکل فوائد بھی، نقصانات، وزن بڑھنا، موڈ میں تبدیلی، بعض کیسز میں بلڈ کلاٹ کا خطرہ۔ ڈاکٹر روبن کہتے ہیں، یہ گولیاں آزادی دیتی ہیں مگر صرف ڈاکٹر کی ہدایت سے لینی چاہیے۔ چوتھا نقطہ، کونڈوم،
कंडोम मर्दों के लिए आसान, फौरी और महफूज तरीका। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला रबड़ का गिलाफ होता है जो मर्द के उज़्व पर पहना जाता है और मनी को अंदर जाने से रोकता है। फायदा, STDs से बचाओ, सस्ता, नसबंदी की जरूरत नहीं। नुकसान, कुछ लोगों को हसासियत और कभी कभार फटने का खतरा। रूबेन लिखते हैं, कंडोम सिर्फ हमल से नहीं, जिनसी बीमारियों से भी बचाता है और ये नौजवानों के लिए एक महफूज इंतखाब है। पांचवा नुक्ता, IUD इंट्रा-यूट्राइन डिवाइस। खवातीन के लिए एक तवील मुद्दती हल। ये एक छोटा सा आला होता है जो रहम में रखा जाता है, जो अंडे को फर्टिलाइज होने से रोकता है। फायदा, 5 से 10 साल तक मुअस्सिर। नुकसान, बाज औरतों को सोजिश या ज्यादा ब्लीडिंग। छठा नुक्ता, विथड्रॉवल मेथड, यानी मर्द इंजाल से पहले खुद को रोक ले। ये तरीका बहुत पुराना और आम है, मगर डॉक्टर रूबेन उसे नाकाबिले एतमाद करार देते हैं। ये तरीका अक्सर नाकाम हो जाता है क्योंकि कुछ मनी पहले ही खारिज हो चुकी होती है, जिससे हमल हो सकता है। सातवां नुक्ता, स्टेरिलाइजेशन नसबंदी। मुस्तकिल हल मर्द के लिए वसेक्टमी और औरत के लिए ट्यूबल लिगेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसके बाद मजीद हमल मुमकिन नहीं होता, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर इख्तियार करना चाहिए। आठवां नुक्ता, कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज, हर जोड़े का बुनियादी हक और ज़रूरत है। रूबेन कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी नहीं, ये एक मुश्तरका फैसला है जो मोहब्बत, बाहमी इज्जत और समझदारी का तकाजा करता है। नौवां नुक्ता, मजहब, कल्चर और खौफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिसीजंस को मुतासर करते हैं। कई लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को गुनाह या खिलाफी फितरत समझते हैं, मगर रूबेन कहते हैं, असल गुनाह यह है कि आप ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाएं जिसे आप वक्त, तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ न दे सकें। कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, ये एक फिक्री, जज्बाती और समाजी फैसला है। ये फैसला दो इंसानों के दरमियान एतमाद, इल्म और जिम्मेदारी का अक्स है, जो एक नई जिंदगी के इम्कान को संभालने या रोकने की ताकत रखता है। बाब 10, अबॉर्शन इसकात हमल, एक खामोश चीख या एक बाशऊर फैसला। क्या एक नापसंदीदा हमल इंसान की जिंदगी बदल सकता है? क्या एक औरत को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी कूख में पलती जिंदगी को रोके? क्या ये कत्ल है या एक ज़ाती हक? ये वो सवाल हैं जिन्होंने सदियों से मुआशरों, मज़ाहिब, अदालतों और घरों को तकसीम कर रखा है। डॉक्टर रूबेन हमें ले जाते हैं इस मौजू की गहराई में, सच्चाई, साइंस और इंसानी फहम के साथ। पहला नुक्ता, इसकात हमल क्या है? अबॉर्शन का मतलब है एक हमल को मुकम्मल होने से पहले रोक देना, चाहे वो तिब्बी तौर पर हो या ज़ाती फैसले की बुनियाद पर। डॉक्टर रूबेन लिखते हैं, जब एक औरत कहती है मैं मां बनने के लिए तैयार नहीं, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाली जंग का आगाज होता है। दूसरा नुक्ता, इसकात हमल की अक़साम। 1. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिसकैरेज, जब कुदरती तौर पर हमल ज़ाया हो जाता है। 2. इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जब जानबूझकर हमल ख़त्म किया जाता है दवाई या सर्जरी के जरिए। तीसरा नुक्ता, अबॉर्शन के असबाब। हर कहानी एक जैसी नहीं होती। नापसंदीदा हमल, रीपू या जिना बिलजबर, माजूर बच्चा होने का अंदेशा, माँ की जान को खतरा दे, ज़हनी, माली या समाजी दबाव। रूबेन कहते हैं, हर इसकात हमल के पीछे एक आंखों से छुपी हुई कहानी होती है। कोई फैसला आसान नहीं होता। चौथा नुक्ता, मजहबी और समाजी तजाद। बहुत से मज़ाहिब इसे कत्ल समझते हैं और बहुत से लोग औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं, मगर रूबेन का नुक्ता नज़र ये है, ये फैसला औरत के जिस्म, उसकी सेहत, उसके हालात और उसकी मर्जी से जोड़ा है। किसी और को इस पर फतवे नहीं लगाने चाहिए। पांचवा नुक्ता, मेडिकल अबॉर्शन, इब्तदाई हफ्तों में दवा से हमल रोकना। ये तरीका आमतौर पर हमल के पहले 9 हफ्तों तक मुअस्सर होता है। दवाएं यूट्रस को सिकुड़ने पर मजबूर करती हैं और हमल ज़ाया हो जाता है। फायदा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं। नुकसान, बास केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग या नाकामी का खतरा। छठा नुक्ता, सर्जिकल अबॉर्शन, क्लिनिक में किया जाता है, निस्बतन महफूज मगर हसास अमल। ये तरीका ज़्यादातर 10 हफ्ते से आगे वाले हमल के लिए इस्तेमाल होता है। माहिर डॉक्टर रहम से हमल के अज्जा निकाल देते हैं। रूबेन कहते हैं, ये जिस्मानी से ज़्यादा जज्बाती चोट होती है, जिसके लिए औरत को मुकम्मल हिमायत, प्यार और एतमाद चाहिए होता है। सातवां नुक्ता, अबॉर्शन के बाद के नफ्सियाती असरात। कुछ खवातीन में गिल्ट, डिप्रेशन या खालीपन का एहसास होता है, मगर रूबेन वाज़े करते हैं, जब एक औरत सोच समझकर, दबाव के बगैर और मुकम्मल मालूमात के साथ अबॉर्शन का फैसला करती है, तो वो ज़्यादा पुरइत्माद और पुरसकून महसूस करती है। आठवां नुक्ता, गैर कानूनी या खुफिया इसकात, एक जानलेवा गलती। कई तरक्की पजीर ममालिक में खवातीन गैर तरबियत याफ्ता दाइयों या अताइयों के हाथों अपनी जान गिनवा देती हैं। रूबेन खबरदार करते हैं,
ایک غلط ہاتھ، ایک آلودہ آلہ، ایک خفیہ فیصلہ اور ایک جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ 9واں نقطہ، تعلیم، معنی، حملے علم اور کھلا مکالمہ ہی اصل حل ہے۔ ڈاکٹر روبن کی رائے میں ابورشن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کانٹراسیپٹیوز پر کھل کر بات کریں، نوجوانوں کو آگاہ کریں اور خواتین کو ان کا حق دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں۔ باب 11، وینیریل ڈیزیز، جنسی بیماریاں، خاموش تباہی جو شرم میں چھپ جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک چھوٹا سا جنسی تعلق بغیر احتیاط کے آپ کی زندگی کی پوری بنیاد ہلا سکتا ہے؟ کیا صرف چند لمحوں کی لذت پوری عمر کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے؟ ڈاکٹر روبن اس باب میں پردے ہٹاتے ہیں ان بیماریوں سے جن پر لوگ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، مگر جو جسم و روح کو اندر سے گھلا دیتی ہیں۔ پہلا نقطہ، وینیریل ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ بیماریاں ہیں جو جنسی تعلق کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر روبن کہتے ہیں یہ بیماریاں صرف جسم میں نہیں پھیلتی بلکہ اعتماد، عزت اور ذہن میں بھی زہر گھول دیتی ہیں۔ دوسرا نقطہ، سب سے عام جنسی بیماریاں کون سی ہیں؟ 1، سفلس، آہستہ زہر جیسی بیماری۔ 2، گونوریا، شرمناک مگر عام مرض۔ 3، ہرپیس، دردناک زخم، بار بار لوٹنے والی مصیبت۔ 4، کلامائڈیا، خاموش قاتل۔ 5، HIV/AIDS، زندگی کو بدل دینے والا وائرس۔ روبن خبردار کرتے ہیں اکثر لوگ ان بیماریوں کے کیریئر بن جاتے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ، علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ پیشاب میں جلن، جنسی اعضاء پر زخم یا دانے، بخار یا تھکن، غیر معمولی رطوبت، یا بالکل کوئی علامت نہیں۔ روبن لکھتے ہیں بدترین بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو خاموشی سے دل و دماغ میں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، جیسے دھوکے باز دشمن۔ چوتھا نقطہ، سفلس، ایک صدی پرانی لعنت۔ شروع میں ایک چھوٹا سا زخم نظر آتا ہے جو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر اندر یہ جسم کے ہر عضو کو نقصان پہنچاتا ہے، دل، دماغ، اعصاب۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ پاگل پن، اندھا پن، حتیز کے موت تک لے جا سکتی ہے۔ پانچواں نقطہ، گونوریا، کلیپ کہلانے والی اذیت، پیشاب میں جلن، پیپ جیسی رطوبت اور بعد میں بانجھ پن۔ روبن کہتے ہیں یہ بیماری نوجوانوں میں عام ہے اور اگر وقت پر علاج نہ ہو تو شرمندگی سے بڑھ کر تباہی بن سکتی ہے۔ چھٹا نقطہ، ہرپیس، تکلیف دہ مگر عام مرض۔ یہ وائرل بیماری چھوٹے چھوٹے زخموں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن میں جلن، درد اور خارش ہوتی ہے۔ یہ بار بار واپس آتی ہے کیونکہ اس کا کوئی مستقل علاج نہیں۔ ساتواں نقطہ، کلامائڈیا، خاموش مگر خطرناک، اکثر بغیر علامات کے ہوتی ہے مگر عورتوں میں رحم کو تباہ کر سکتی ہے اور مردوں میں انفیکشن پھیلا سکتی ہے۔ ڈاکٹر روبن کہتے ہیں یہ بیماری خاموشی سے عورت کو بانجھ کر سکتی ہے اور وہ جان بھی نہ سکے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ آٹھواں نقطہ، ایڈز، خوفناک نام، قاتل وائرس۔ HIV وائرس جب جسم میں آتا ہے تو مدافعتی نظام کو آہستہ آہستہ تباہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ، عام نزلہ زکام بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف جنسی تعلق سے ہی نہیں بلکہ خون کی منتقلی یا غیر محفوظ سوئی سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ 9واں نقطہ، ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ محفوظ جنسی تعلق، ہمیشہ کونڈوم کا استعمال کریں۔ پارٹنر کی جانچ، بغیر تصدیق کے تعلق قائم نہ کریں۔ جنسی تعلیم، اپنے بچوں کو وقت پر سچ بتائیں۔ علامات پر توجہ، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روبن کہتے ہیں جہالت، شرم اور خوف، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان بیماریوں کو پھیلاتی ہیں۔ علم، احتیاط اور کھلا مکالمہ ہی اصل ہتھیار ہیں۔ 10واں نقطہ، علاج ممکن ہے مگر وقت پر۔ زیادہ تر بیماریوں کا علاج موجود ہے اگر وقت پر شناخت ہو جائے، مگر دیر ہو جائے تو نقصان دائمی ہو سکتا ہے۔ جنسی بیماریاں صرف جسمانی مسئلہ نہیں، یہ ایک معاشرتی اور ذہنی چیلنج بھی ہیں۔ ڈاکٹر روبن ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ شرم چھپاتی ہے، علم بچاتا ہے، لہٰذا ہمیں علم کو اپنانا ہوگا اور خاموشی کے پردے چاک کرنے ہوں گے تاکہ ہم اور ہمارے پیارے محفوظ رہ سکیں۔ باب 12، ریپ، جنسی زیادتی، طاقت، نفرت اور خاموش اذیت کا المیہ۔ کیا کبھی ایک ایسا لمحہ آیا ہے جب کسی عورت کی چیخیں کسی گلی کے اندھیرے میں درختوں کی خاموشی میں گم ہو گئیں؟ کیا آپ نے تصور کیا ہے کہ ایک عورت جو روزمرہ کی زندگی گزار رہی تھی صرف ایک پل میں اپنی عزت، اعتماد اور دنیا پر یقین کھو بیٹھتی ہے؟ ڈاکٹر روبن لکھتے ہیں ریپ ایک ایسا جرم ہے جو صرف جسم پر نہیں، روح پر کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ، ریپ کیا ہے؟ جنسی زیادتی ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی انسان، اکثر عورت کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کی رضامندی کے بغیر۔ یہ عمل محض جسمانی نہیں بلکہ ایک ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی تباہی ہے۔ ڈاکٹر روبن کہتے ہیں
रेप का मकसद सिर्फ सेक्स नहीं होता, ये पावर, कंट्रोल और नफरत का इजहार होता है। दूसरा नुक्ता, रेप सिर्फ अजनबी नहीं करते। अक्सर करीबी लोग मुजरिम होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि रेप सिर्फ गली के अंधेरे में कोई अजनबी करता है, मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर रेप करीबी रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाले अफराद करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार, सोतीले वालिद। हतीज के शौहर भी रूबन कहते हैं, सबसे ज्यादा खौफनाक रेप वो होता है जो एक ऐसे शख्स से हो जिस पर औरत ने कभी भरोसा किया हो। तीसरा नुक्ता, विक्टिम की नफ्सियाती कैफियत। रेप का निशाना बनने वाली औरत सिर्फ जिस्मानी नहीं टूटती, बल्कि ज़हनी तौर पर बिखर जाती है। वो खुद को गुनाहगार महसूस करती है, वो खुद को नापाक समझती है, वो दुनिया से कट जाती है और बाज़ औक़ात अपनी जान लेने तक पर आमादा हो जाती है। रूबन का कहना है, रेप के बाद सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि मुआशरा औरत से सवाल करता है, मुजरिम से नहीं। चौथा नुक्ता, रेप मिथ्स, झूठे नजरियात जो जुर्म को छुपाते हैं। औरत ने कपड़े ऐसे पहने होंगे, वो रात को बाहर क्यों निकली थी, लड़की ने खुद मौका दिया होगा, ये सब झूठ हैं। रेप का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होता है, कभी भी विक्टिम नहीं। पांचवा नुक्ता, रिपोर्टिंग रेप। शर्म, खौफ और खामोशी का सामना। ज्यादती के बाद औरतों को अक्सर पुलिस, डॉक्टर, अदालत और मुआशरे से डर लगता है। वो सोचती हैं कि कोई यकीन नहीं करेगा, उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा या इनके किरदार पर सवाल उठाया जाएगा। रूबन लिखते हैं, ये खामोशी मुजरिम की सबसे बड़ी ताकत है। छठा नुक्ता, रेप के जिस्मानी और जज्बाती असरात। जिस्मानी जख्म, खून बहना, इन्फेक्शन, हमल का खतरा, ज़हनी सदमा, डिप्रेशन, PTSD, जिंदगी भर का खौफ और अदम एतमाद। ये असरात बरसों तक विक्टिम का पीछा करते हैं और बाज़ औक़ात कभी ख़त्म नहीं होते। सातवां नुक्ता, कानूनी मदद और नफ्सियाती ताउन ज़रूरी है। फौरी मेडिकल मुआयना करवाया जाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, नफ्सियाती मशवरे और थेरेपी ली जाए। फैमिली और सोसाइटी को सपोर्ट देनी चाहिए, इल्ज़ाम नहीं। डॉक्टर रूबन कहते हैं, रेप का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ से होता है। आठवां नुक्ता, प्रिवेंशन, मुआशरती बेदारी और तालीम ज़रूरी है। बच्चों को अर्ली एज से बाउंड्रीज सिखाएं। लड़कों को सिखाएं कि औरत खिलौना नहीं, इंसान है। स्कूल, मीडिया और फैमिली में ओपन डिस्कशन हो। रूबन जोर देते हैं कि रेप ख़त्म तब होगा जब हम औरत को कमज़ोर नहीं, बराबर समझना शुरू करेंगे। रेप एक ऐसा जुर्म है जो जिस्म को तकलीफ देता है मगर रूह को मार देता है। डॉक्टर रूबन हमें दावत देते हैं कि हम खामोशी ना रहें, आवाज़ उठाएं, सपोर्ट करें और हर विक्टिम को इंसान समझकर इज्जत दें। ये बाब ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर विक्टिम की कहानी अभी सुनाई नहीं गई। ये बाब जारी है जब तक हर औरत महफूज न हो जाए। बाब नंबर 13, प्रोस्टिट्यूशन, औरत का सौदा या समाज की नाकामी। क्या कभी आपने सोचा कि एक औरत जो किसी चमकते होटल के कमरे में या किसी अंधेरी गली में खड़ी होती है, आखिर वहां तक कैसे पहुंची? क्या जिस्म की ये तिजारत वाकई इसकी अपनी मर्जी से है, या ये हमारी मईशत, इखलाकियात और दोहरी अकदार का नोहा है? डॉक्टर रूबन लिखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वो पेशा जिसे दुनिया सबसे पुराना कहती है, मगर दर हकीकत ये दुनिया की सबसे बड़ी बेहिसी का सबूत है। पहला नुक्ता, प्रोस्टिट्यूशन क्या है? प्रोस्टिट्यूशन यानी किसी औरत या मर्द का मुआवजे के एवज जिनसी खिदमात फराहम करना। ये पैसों, तोहफों या किसी फ़ायदे के बदले होता है और अक्सर मुआशरे इसे सिर्फ औरत के गुनाह के तौर पर देखता है। डॉक्टर रूबन कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में सिर्फ जिस्म नहीं बिकता, कभी कभी इज्जत, ख्वाब और रूह भी बिक जाती है। दूसरा नुक्ता, कौन बनती है जिस्म फरोश? अक्सर लोग समझते हैं कि जिस्म फरोश औरतें खुशी से ये काम करती हैं, मगर हकीकत ये है कि ज़्यादातर औरतें गुर्बत, मजबूरी या इस्तेहसाल का शिकार होती हैं। कई को बचपन में अब्यूज़ का सामना रहा होता है, कुछ इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनती हैं। डॉक्टर रूबन का मानना है कि कोई भी बच्ची ये ख्वाब लेकर पैदा नहीं होती कि वो एक दिन अपनी इज्जत बेचेगी। तीसरा नुक्ता, खरीदार कौन होता है? ये सवाल मुआशरा कभी नहीं पूछता। डॉक्टर, वकील, ताजर, हतीज के मजहबी अफराद भी अक्सर जिस्म खरीदने वालों में शामिल होते हैं। रूबन कहते हैं, जिस्म फरोश से ज्यादा गुनाहगार वो है जो इस जिस्म की कीमत लगाता है। चौथा नुक्ता, जिस्म फरोशी का नफ्सियाती पहलू। जिस्म फरोश औरत अक्सर जज्बाती तौर पर टूट चुकी होती है, वो सर्वाइवल मोड में जिंदा रहती है। इसे मोहब्बत, इज्जत या तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद नहीं रहती। वो खुद को सिर्फ एक चीज समझने लगती है, इस्तेमाल के लिए। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, प्रोस्टिट्यूट की आंखों में उदासी नहीं बल्कि एक खामोश चीख छुपी होती है। पांचवा नुक्ता,
मुआशरती दोहरे मेयार, अगर मर्द सेक्स खरीदे तो वो मर्दानगी कहलाती है, अगर औरत बेचे तो वो बदकिरदार कहलाती है। यही मुनाफकत जिस्म फरोशी को जिंदा रखती है। रूबन सवाल करते हैं, अगर औरत बेचती है तो कोई खरीद भी तो रहा है, तो सिर्फ एक को ही गुनाहगार क्यों कहा जाए? छठा नुक्ता, जिस्म फरोशी और शादी की बारीक लकीर। डॉक्टर रूबन हैरत अंगेज सवाल उठाते हैं, क्या एक ऐसी शादी जिसमें सिर्फ माली मुफाद हो असल में प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं? जब ताल्लुक में मोहब्बत, वफादारी और जज्बात ना हो और सिर्फ पैसा या तहफ़्फ़ुज़ हो तो वो रिश्ता कैसा है? ये सवाल आज भी कई ज़हनों को झंझोड़ता है। सातवां नुक्ता, जिस्म फरोशी को ख़त्म कैसे किया जाए? सिर्फ सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। मुआशी मुसावात, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। औरत को मुजरिम नहीं, मुतासरा समझकर मदद दी जाए। जिस्म खरीदने वाले मर्द को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन ख़त्म तब होगी जब औरत को सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान समझा जाएगा। जिस्म फरोशी का मौजू महज जिस्म की बात नहीं, ये एक समाजी, मुआशी और इखलाकी बुहरान है। डॉक्टर रूबन इस बाब को एक खामोश सवाल पर ख़त्म करते हैं, क्या हम वाकई एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जहां औरत अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर ना हो? ये बाब ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक किसी औरत को बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, ये मौजू जिंदा है। बाब नंबर 14, पोर्नोग्राफी, ख्वाहिश की आज़ादी या ज़हनी आलूदगी। ज़रा तसव्वुर करें कि आपकी जेब में एक छोटा सा फ़ोन है और इसमें एक दुनिया छुपी है। ऐसी दुनिया जहां हर ख्याल, हर तसव्वुर, हर जिस्म सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब है। डॉक्टर रूबिन सवाल करते हैं, क्या पोर्नोग्राफी सिर्फ तफरीह है या ये एक जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहनों को मफलूज कर रहा है? पहला नुक्ता, पोर्नोग्राफी की तारीफ। पोर्नोग्राफी वो मवाद होता है जो जिनसी जज्बात को उभारने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि तस्वीरें, फिल्में, किताबें या आजकल वेबसाइट्स। इसका मकसद सिर्फ एक है, जिनसी ख्वाहिश को चमकाना और बाज़ औक़ात उसे हकीकी रिश्तों से अलग कर देना। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, पोर्नोग्राफी में जिस्म दिखाई देता है मगर रिश्ता नहीं, ख्वाहिश तो होती है मगर मोहब्बत नहीं। दूसरा नुक्ता, लोग पोर्न क्यों देखते हैं? तजस्सुस, तन्हाई, जिनसी महरूमी, आदत या सिर्फ वक्ती तस्कीन के लिए, मगर ये वक्ती तस्कीन अक्सर दायमी खालीपन में बदल जाती है। रूबिन लिखते हैं, पोर्नोग्राफी का नशा सिगरेट या शराब से कम नहीं, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये खामोशी से रूह को जलाता है। तीसरा नुक्ता, पोर्न के असरात फ़र्द पर, जिनसी ख्यालात पर कब्ज़ा, हकीकी रिश्तों से लाताल्लुकी, मास्टरबेशन की ज़्यादती, जिनसी कारकर्दगी में कमी, जज्बाती बेहिसी। डॉक्टर रूबिन खबरदार करते हैं, पोर्न देखने वाला अक्सर अपने अंदर के इंसान को खो देता है, वो सिर्फ देखने वाला, ना महसूस करने वाला रह जाता है। चौथा नुक्ता, पोर्नोग्राफी और नौजवान ज़हन हसास होता है। जब वो फहाशी देखते हैं तो उनका तसव्वुरे मोहब्बत मस्ख हो जाता है। वो औरत को सिर्फ जिस्म के तौर पर देखने लगते हैं, उनके जज्बाती रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। रूबिन लिखते हैं, जब एक 13 साला बच्चा पहली बार पोर्न देखता है तो वो अपनी मासूमियत खो देता है और बाज़ औक़ात अपनी इंसानियत भी। पांचवा नुक्ता, पोर्नोग्राफी और शादीशुदा जिंदगी। पोर्न की आदत शौहर और बीवी के ताल्लुक को खोखला कर देती है, तवक्कुआत गैर हकीकी बन जाती हैं, मोहब्बत की जगह कारकर्दगी ले लेती है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, जब एक शख्स पोर्न में दिलचस्पी लेने लगता है तो वो असल रिश्ते में दिलचस्पी खो बैठता है। छठा नुक्ता, क्या पोर्न सब के लिए नुकसानदेह है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ तफरीह है, कुछ इसे जिनसी तालीम मानते हैं, लेकिन डॉक्टर रूबिन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पोर्नोग्राफी तालीम नहीं, ये तहरीफ है। ये मोहब्बत की जगह ख्वाहिश, रिश्ते की जगह जिस्म और हकीकत की जगह फरेब रखती है। सातवां नुक्ता, पोर्नोग्राफी से कैसे बचा जाए? खुद को मसरूफ़ रखें, फहश मवाद से दूरी इख्तियार करें, किसी करीबी शख्स से बात करें, वर्जिश, तख्लीकी काम या रूहानी मश्क अपनाएं। अगर आदत बन चुकी है तो मदद ज़रूर हासिल करें। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, पोर्न से निकलना मुश्किल है मगर मुमकिन है, सिर्फ तब जब आप अपने अंदर की इंसानियत को जगा सकें। पोर्नोग्राफी का मौजू आज के दौर का सबसे बड़ा नफ्सियाती और इखलाकी इम्तिहान है। ये सिर्फ एक वीडियो, तस्वीर या वेबसाइट नहीं, ये एक खाई है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की फहम, मोहब्बत और रिश्तों को निगलती जा रही है। डॉक्टर रूबिन हमें याद दिलाते हैं, सच्ची तस्कीन जिस्म से नहीं, दिल, दिमाग और रूह के मैल से आती है। और ये बाब यही सवाल छोड़ जाता है, क्या हम सिर्फ जिस्म की दुनिया में जीना चाहते हैं या किसी गहरे रिश्ते की तलाश में हैं? बाब नंबर 15, द ट्रांससेक्सुअल। जब जिस्म और रूह एक जैसे ना हो, जरा सोचें, एक मर्द जिसका जिस्म तो मर्दाना है
मगर उसका दिल, दिमाग और एहसासात मुकम्मल औरत जैसे हैं, या एक औरत जो जिस्मानी तौर पर औरत है मगर अंदर से खुद को मुकम्मल मर्द महसूस करती है। डॉक्टर रूबिन सवाल उठाते हैं, क्या जिन्स सिर्फ जिस्म की बात है या कुछ लोग अपने ही जिस्म में कैद एक और हकीकत को जीते हैं? पहला नुक्ता, ट्रांससेक्सुअल की तारीफ। ट्रांससेक्सुअल वो शख्स होता है जो अपनी पैदाइशी जिस्मानी जिन्स से मुतमईन नहीं होता। मसलन एक मर्द जो खुद को औरत महसूस करता है या एक औरत जो खुद को अंदर से मर्द समझती है। ये सिर्फ ख्यालात नहीं, ये इनके शऊर, एहसासात और खुदी का हिस्सा बन चुका होता है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, ट्रांससेक्सुअलिटी एक ज़हनी फरेब नहीं, ये एक असल, गहरी और मुसलसल कैफियत है जिसे महज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा नुक्ता, ट्रांसवेस्टाइट और ट्रांससेक्सुअल में फ़र्क। ट्रांसवेस्टाइट वो शख्स होता है जो मुखालिफ जिन्स के कपड़े पहनता है मगर वो अपनी जिस्मानी जिन्स से मुतमईन होता है, जबकि ट्रांससेक्सुअल शख्स मुकम्मल तौर पर अपनी जिन्स को बदलना चाहता है, ना सिर्फ लिबास में बल्कि जिस्मानी और जिनसी शनाख्त में भी। डॉक्टर रूबिन वाज़ेह करते हैं, ट्रांसवेस्टाइट वक्तन फ़वक्तन किरदार बदलता है जबकि ट्रांससेक्सुअल पूरी जिंदगी की शनाख्त बदलने के सफ़र पर होता है। तीसरा नुक्ता, ये कैफियत क्यों होती है? डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस या दिमागी जिनसी शनाख्त की तब्दीली की वजह से होता है। बाज़ औक़ात बचपन में जिनसी उलझन या वालिदैन के रवैयों से भी ये कैफियत जन्म लेती है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, एक ट्रांससेक्सुअल बच्चा कभी अपने ही खिलौनों से मुतमईन नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की दुनिया में जीना चाहता है जैसे वो वहाँ का हो, यहाँ का नहीं। चौथा नुक्ता, ट्रांससेक्सुअल लोग क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली नहीं चाहते बल्कि मुकम्मल सेक्स चेंज सर्जरी या हार्मोन थेरेपी के ज़रिए अपनी जिन्स बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके लिए लंबे सेशंस, सोशियोलॉजिकल इंटरव्यूज़ और डॉक्टरी मंजूरी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर रूबिन लिखते हैं, ये सिर्फ जिस्म को बदलने का अमल नहीं, ये खुदी को आज़ाद करने का कदम है। पांचवा नुक्ता, सर्जरी का अमल और उसके बाद मर्द से औरत बनने के लिए पेनिस को हटाकर वजीना जैसी साख्त बनाई जाती है। औरत से मर्द बनने के लिए ब्रेस्ट्स हटा दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात मसनूई पेनिस बनाई जाती है। ये अमल महंगा, तकलीफ दे और मुकम्मल तब्दीली का दावीज़ नहीं कर सकता, मगर इन अफराद के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होता है। डॉक्टर रूबिन खबरदार करते हैं, हर ट्रांससेक्सुअल सर्जरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हर सर्जरी कामयाब नहीं होती, मगर वो जो इस सफ़र पर निकलते हैं वो सिर्फ जिस्म नहीं, अपनी शनाख्त को बदलते हैं। छठा नुक्ता, मुआशरे का रद्द अमल। मुआशरे में ट्रांससेक्सुअल अफराद को अक्सर तंज, शर्मिंदगी या मुकम्मल बेदखली का सामना करना पड़ता है। उन्हें ना मर्दों में जगह मिलती है ना औरतों में। उनके लिए नौकरी, रिश्ता, हतीज की शनाख्त हासिल करना भी दुश्वार होता है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, ट्रांससेक्सुअल अफराद सिर्फ जिस्मानी तब्दीली से नहीं लड़ते, वो रोज़ मुआशरती तूफान से भी नबर्द आजमा होते हैं। सातवां नुक्ता, क्या ये एक नफ्सियाती बीमारी है? डॉक्टर रूबिन का कहना है कि ट्रांससेक्सुअलिटी बीमारी नहीं, ये एक हकीकत है, मगर ये हकीकत अक्सर तकलीफ दे, तन्हा और गैर समझी हुई होती है। उन्हें इलाज की नहीं, समझने, कबूल करने और एहतराम की ज़रूरत है। ट्रांससेक्सुअलिटी एक पेचीदा मगर सच्ची इंसानी हकीकत है। ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म में अजनबी बनकर जीते हैं और अपने असल को पाने के लिए हर कीमत अदा करते हैं। डॉक्टर रूबिन हमसे सवाल करते हैं, क्या हम ऐसे लोगों को सिर्फ इनके जिस्म की बुनियाद पर जज करें या इनके अंदर के इंसान को समझने की कोशिश करें? ये बाब हमें एक बार फिर इंसान होने के मानी पर गौर करने पर मजबूर करता है। बाब नंबर 16, द सेक्स चेंज, एक नई शनाख्त की पैदाइश। क्या इंसान वाकई अपनी जिन्स बदल सकता है? क्या एक मर्द मुकम्मल औरत बन सकता है या एक औरत मुकम्मल मर्द? ये सवाल कभी साइंस फिक्शन लगता था, मगर आज डॉक्टर्स की मेज़ पर यह हकीकत बन चुका है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, जिन्स की तब्दीली एक मौजज़ा नहीं बल्कि एक तवील, मुश्किल और पेचीदा सफ़र है जो सिर्फ जिस्म ही नहीं, रूह को भी बदल देता है। पहला नुक्ता, जिन्स की तब्दीली का मतलब क्या है? सेक्स चेंज या जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी वो अमल है जिसमें एक फ़र्द अपनी जिस्मानी जिन्स को मुखालिफ जिन्स में बदलवाने के लिए मेडिकल और सर्जिकल मराहिल से गुजरता है। ये कोई कॉस्मेटिक तब्दीली नहीं, ये एक मुकम्मल शनाख्त की तब्दीली है। डॉक्टर रूबिन वजाहत करते हैं, ये एक महज ऑपरेशन नहीं, ये अपनी असल को दुनिया के सामने लाने की कोशिश है। दूसरा नुक्ता, कौन लोग सेक्स चेंज करवाते हैं? आम तौर पर ट्रांससेक्सुअल अफराद जो अपनी मौजूदा जिन्स से शदीद नफरत महसूस करते हैं और अंदर से खुद को मुखालिफ जिन्स के तौर पर देखते हैं, वो लोग जो नफ्सियाती, मुआशरती और जज्बाती तौर पर अपनी पैदाइशी जिन्स से खुद को हम आहंग नहीं पाते,
डॉक्टर रूबन लिखते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी शनाख्त उनके जिस्म में कैद होती है और सेक्स चेंज इस कैद से निजात की एक कोशिश होती है। तीसरा नुक्ता, पहला मरहला, नफ्सियाती जांच पड़ताल। जिन्स की तब्दीली से पहले फर्द को कम अज कम 1 से 2 साल तक नफ्सियाती माहिरीन, सेक्सियोलॉजिस्ट्स और माहिरीन ज़हन से मशवरे लेने पड़ते हैं। उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाना होता है कि वो तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। डॉक्टर रूबन कहते हैं, जिस्म का ऑपरेशन मुमकिन है, मगर अगर जहन तैयार ना हो तो नई शनाख्त भी एक नई कैद बन जाती है। चौथा नुक्ता, दूसरा मरहला, हार्मोन थेरेपी। मर्द से औरत बनने वालों को एस्ट्रोजन दिया जाता है, जिससे जिस्में नरम, आवाज़ पतली और जिस्मानी खुदुखाल बदलते हैं। औरत से मर्द बनने वालों को टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, जिससे आवाज़ भारी, जिस्मानी बाल ज्यादा और पट्टे सख्त होते हैं। डॉक्टर रूबन खबरदार करते हैं, ये हार्मोन्स जादू नहीं करते, ये वक्त लेते हैं और बाज़ औक़ात शदीद साइड इफ़ेक्ट्स भी देते हैं। पांचवा नुक्ता, तीसरा मरहला, सर्जरी। मर्द से औरत की तब्दीली में पेनिस और टेस्टिकल्स को हटाकर एक नई साख्ती वजीना तैयार की जाती है। औरत से मर्द की तब्दीली में ब्रेस्ट्स हटा दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात मस्नूई पेनिस बनाया जाता है, मगर ये अमल आज भी पेचीदा और महदूद नताइज देता है। डॉक्टर रूबन कहते हैं, औरत बनना मर्द से आसान है, मगर मर्द बनना औरत से कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा अमल है। छठा नुक्ता, सर्जरी के बाद की जिंदगी। जिन्स की तब्दीली के बाद भी फर्द को नई शनाख्त के साथ मुआशरती कबूलियत, कानूनी दस्तावेजात और जज्बाती हम आहंगी का सामना होता है। अक्सर ट्रांससेक्सुअल अफराद शादी, नौकरी या मुआशरती ताल्लुकात में मुश्किलात का शिकार होते हैं। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, सेक्स चेंज आपको एक नया जिस्म देता है, मगर एक नई जिंदगी के लिए मुआशरा भी बदलना पड़ता है। सातवां नुक्ता, क्या ये सब लोग खुश हो जाते हैं? बाज़ अफराद नई जिन्स में खुश, मुतमईन और मुकम्मल महसूस करते हैं, लेकिन कुछ अफराद सर्जरी के बाद भी तन्हाई, पछतावे या नई मुश्किलात का शिकार होते हैं। डॉक्टर रूबन कहते हैं, जिन्स की तब्दीली कोई जादुई हल नहीं, ये सिर्फ इन लोगों के लिए कारगर है जो इस सफ़र के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। आखिरी पैराग्राफ, बगैर नतीजे के सेक्स चेंज एक हसास, पेचीदा और जज्बाती मसला है। ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी असल शनाख्त पाने के लिए समाज, साइंस और खुदी से जंग करते हैं। डॉक्टर रूबन हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान को अपने जिस्म में जीने का हक होना चाहिए, ख्वाह वो जिस्म बदला हुआ हो या पैदाइशी, मगर ये रास्ता सिर्फ हिम्मत, इल्म और सच्चाई के साथ तय किया जा सकता है। बाब नंबर 17, द सेक्स रिसर्चर। जिनसियात के साइंसदानों की दुनिया। जब भी जिनसियात पर तहकीक का नाम आता है, हम में से अक्सर के जहन में सिर्फ शर्मनाक तस्वीरें या फहाशी का तस्वुर उभरता है, मगर असल में सेक्स रिसर्चर्स वो बहादुर साइंसदान होते हैं जिन्होंने मुआशरती पाबंदियों, मजहबी मुखालफतों और इखलाकी रुकावटों के बावजूद इंसानी जिनसियत को सच्चाई से समझने की जुर्अत की। डॉक्टर रूबन कहते हैं, सेक्स रिसर्चर कोई वॉयर या फहशनिगार नहीं होता, बल्कि वो एक सच का मुतलाशी होता है जो इंसान के सबसे पोशीदा जज्बात को रोशनी में लाता है। पहला नुक्ता, जिनसी तहकीक की इब्तिदा कहाँ से हुई? जदीद जिनसियात पर तहकीक का आगाज 20वीं सदी में हुआ, जब मुआशरे में पहली बार जिन्स को एक साइंसी मौजू समझा गया। सबसे पहले जिन्होंने इस मौजू पर सैर हासिल काम किया, इनमें अल्फ्रेड किन्सी, मास्टर्स और जॉनसन और बाद में दीगर साइंसदान शामिल हैं। डॉक्टर रूबन बताते हैं, किन्सी ने दरवाज़ा खोला, मास्टर्स और जॉनसन ने अंदर झांका और बाकी दुनिया ने आंखें फेर लीं। दूसरा नुक्ता, अल्फ्रेड किन्सी का इनकलाब। किन्सी ने 1948 में अपनी पहली रिपोर्ट सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल शाया की, जिसने अमेरिका में तूफान बर्पा कर दिया। उसने बताया कि मर्दों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर, मास्टरबेशन और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स कहीं ज्यादा आम है जितना तसव्वुर किया जाता था। 1953 में उसने खवातीन पर भी रिपोर्ट दी, जिसने औरत की जिनसियत को भी नई आंख दी। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, किन्सी ने हमारे जिनसी दोगलेपन को बेनकाब किया, वही हकीकत जो हम छुपाते थे उसने किताब बना दी। तीसरा नुक्ता, मास्टर्स और जॉनसन साइंसी तहकीक की इंतहा। डॉक्टर विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन ने पहली बार जिनसी अमल को लेबॉर्ट्री में ऑब्जर्व और मेजर किया। उन्होंने मर्द और औरत की सेक्सुअल रिस्पॉन्स यानी अराउजल, प्लेटो, ऑर्गेज़म और रेजोल्यूशन को स्टेजेस में बयान किया। उनकी तहकीक साइंसी, नापने के काबिल और रिपीटेबल थी, और उन्होंने इस अमल को प्योरली बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जाविये से समझा। डॉक्टर रूबन कहते हैं, मास्टर्स और जॉनसन ने जिन्स को मिथ से निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और साबित किया कि ऑर्गेज़म एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक मेजरेबल बायोलॉजिकल फैक्ट है। चौथा नुक्ता, जिनसी तहकीक के चैलेंजेस। जिनसियात पर तहकीक करने वालों को हमेशा मुआशरती मुखालफत, मजहबी दबाव
और फंडिंग की कमी का सामना रहा। उन्हें अक्सर इमोरल, बेशर्म या इवन पोर्नोग्राफर्स कहा गया, मगर इन सब के बावजूद वो अपने मकसद पर डटे रहे। डॉक्टर रूबिन याद दिलाते हैं, जो लोग जिस्म की हकीकत जानना चाहते थे उन्हें बदकिरदार कहा गया, मगर इन्हीं ने दुनिया को हकीकत का आईना दिखाया। पांचवा नुक्ता, जिनसी तहकीक का असर आज के मुआशरे पर। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कबूलियत, मैस्टरबेशन के स्टिग्मा का खात्मा, होमोसेक्सुअलिटी की साइंस और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का इलाज, सब जिनसी तहकीक की बदौलत मुमकिन हुआ। आज हम जिनसियत को बीमारी नहीं बल्कि एक ह्यूमन वेरिएशन समझते हैं। डॉक्टर रूबिन लिखते हैं, सेक्स रिसर्चर्स ने इंसान को खुद से मुतारफ करवाया, ऐसी पहचान जिससे पहले सिर्फ शर्मिंदगी जुड़ी थी। छठा नुक्ता, क्या तहकीक मुकम्मल हो चुकी है? नहीं। ड्राइव रूबिन कहते हैं कि जिनसी तहकीक अभी अपनी इब्तदाई सतह पर है। कई सवालात अब भी बेजवाब हैं। जिनसियत और ज़हनी सेहत का ताल्लुक, ऑर्गेज़म्स की न्यूरोलॉजी और लॉन्ग टर्म सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के अवामिल। जिन्स के मैदान में साइंस ने अभी सिर्फ मिट्टी साफ की है, असल खजाने की तलाश अभी बाकी है। सातवां नुक्ता, जिनसी तहकीक का इंसानियत पर असर। इस तहकीक ने हमें न सिर्फ जिन्स को बेहतर समझने में मदद दी, बल्कि हमारे ताल्लुकात, शादी, बच्चों की तरबियत और खुद एतमादी पर भी असर डाला। सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग और थेरेपी आज के दौर में इसी तहकीक का नतीजा है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, जिन्स पर इल्म हासिल करना बेहयाई नहीं, ये इंसानियत को समझने का पहला दरवाज़ा है। आखिरी पैराग्राफ, बगैर नतीजे के सेक्स रिसर्चर वो रोशनी है जो इंसान के सबसे तारीक गोशों में दाखिल होती है और वहां से इल्म, शऊर और सच्चाई निकाल कर लाती है। डॉक्टर रूबिन हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, मगर जब वो सामने आती है तो इंसान खुद को बेहतर तौर पर समझने लगता है। बाब नंबर 18, द सेक्स मैनुअल। जिनसी रहनुमाई की किताब। फर्ज करें आपने कार खरीदी है, मगर आपको उसकी ड्राइविंग, स्पीड या ब्रेक का कुछ पता ही नहीं। आप क्या करेंगे? जाहिर है मैनुअल खोलेंगे। तो जब इंसान सबसे पेचीदा और जज्बाती अमल यानी जिन्स करता है, तो उसके लिए क्यों न एक जिनसी मैनुअल हो, ऐसी रहनुमाई जो न सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग और ताल्लुकात को भी समझाए। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, जिन्स एक फितरी अमल जरूर है, मगर उसे बेहतर, खुशगवार और मुकम्मल बनाने के लिए इल्म और फहम लाजमी है। पहला नुक्ता, जिनसी मैनुअल की ज़रूरत क्यों है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिनसी अमल खुद ब खुद आ जाएगा, मगर हकीकत ये है कि ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े अदम तसल्ली या गलत फहमियों का शिकार होते हैं। जिस्मानी साख्त, ज़हनी हम आहंगी और जज्बाती वक्त का इल्म ना हो तो ये खूबसूरत तजर्बा भी मायूसी में बदल सकता है। यही वजह है कि एक सादा, सच्चाई पर मबनी जिनसी मैनुअल आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, समझ और सलीका भी दरकार होता है। दूसरा नुक्ता, जिनसी अमल के बुनियादी असूल। जिनसी अमल का मकसद सिर्फ जिस्मानी खुशी नहीं, बल्कि कुर्बत, एतमाद और ज़हनी मुतमईन होना भी शामिल है। पेश की मोहब्बत, जिस्मानी लम्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जज्बाती कनेक्शन, ये सब ऑर्गेज़म से ज़्यादा अहम होते हैं। मर्द और औरत दोनों का जिनसी रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। मर्द जल्द तैयार होता है, औरत को वक्त, नरमी और सोने जाने की तलब होती है। डॉक्टर रूबिन मिसाल देते हैं, मर्द एक जुलती हुई तेली है और औरत एक आहिस्ता दहकने वाली मोमबत्ती। तीसरा नुक्ता, फोरप्ले का कमाल। फोरप्ले को सिर्फ इब्तदाई अमल ना समझें, ये असल में जिनसी हम आहंगी का दरवाज़ा है। बोसा, नरमी, प्यार भरे अल्फाज, लम्स, ये सब औरत के लिए ऑर्गेज़म का रास्ता हमवार करते हैं। वो जो फौरन पेनिट्रेशन की तरफ भागते हैं, वो अक्सर कुर्बत का मज़ा गिनवा देते हैं। डॉक्टर रूबिन याद दिलाते हैं, औरत के लिए फोरप्ले सेक्स नहीं बल्कि सेक्स के लिए रास्ता है। चौथा नुक्ता, ऑर्गेज़म्स को समझना। मर्द का ऑर्गेज़म तेज, मुख्तसर और फिजिकल होता है, जबकि औरत का ऑर्गेज़म गहरा, ज़हनी और तवील हो सकता है, अगर उसे सही वक्त, एहसास और फिजा दी जाए। मर्दों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ऑर्गेज़म को औरत पर थोपते हैं, ना कि उसे तख्लीक करते हैं। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, एक अच्छा लवर वो है जो औरत को ऑर्गेज़म देता नहीं बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलता है। पांचवा नुक्ता, गलत फहमियां जो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। अगर औरत ऑर्गेज़म ना ले तो वो फ्रिजिड है। गलत। मर्द को हमेशा रेडी होना चाहिए। गलत। बेहतरीन सेक्स बगैर बातचीत के होता है। बिल्कुल गलत। हकीकत यह है कि जिनसी हम आहंगी एक मुसलसल सीखने का अमल है। जितना आप सीखेंगे इतना बेहतर मोहब्बत करेंगे। छठा नुक्ता, जिनसी पोजीशंस का इल्म। डॉक्टर रूबिन पोजीशंस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मगर वो ये जरूर कहते हैं कि कंफर्ट, ईज और म्यूचुअल प्लेजर सबसे अहम है, ना कि एक्रोबैटिक्स। अगर औरत ऑर्गेज़म के करीब हो तो उसकी रिदम को डिस्टर्ब ना करें
और अगर मर्द ऑर्गेज़म के करीब हो तो उसे खुद पर काबू रखना सीखना चाहिए। जिन्स कोई रेस नहीं, ये एक डांस है जहां दोनों का बैलेंस अहम है। 7वां नुक्ता, खामोशी या बात। कई जोड़ों को लगता है कि जिनसी अमल के दौरान बात करना बेअदबी है, मगर डॉक्टर रूबिन इसके बरअक्स कहते हैं, प्यार भरे अल्फाज, रहनुमाई या बस मैं तुम्हें चाहता हूं कहना, ये सब ऑर्गेज़म को और करीब ला सकता है। जिन्स के वक्त की गई सच्चाई जिंदगी भर याद रहती है। द सेक्स मैनुअल एक किताब नहीं, बल्कि 2 दिलों, 2 जिस्मों और 2 एहसासात की मुकम्मल हम आहंगी का रास्ता है। डॉक्टर रूबिन हमें सिखाते हैं कि ये सफ़र सिर्फ उज़्व या लम्हे का नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और खुलूस से भरी जिंदगी का सफ़र है, जहां हर लम्स, हर सांस और हर खामोशी में एक नया मानी छुपा होता है। बॉब नंबर 19, द सेक्स क्लिनिक, जिनसी क्लिनिक। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मरीज जो कई सालों से अंदरूनी घुटन, शर्मिंदगी और एक न समझ आने वाले खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहा है। न वो किसी को बता सकता है, न खुद समझ पा रहा है कि आखिर उसके साथ क्या मसला है। फिर वो किसी आम क्लिनिक नहीं बल्कि जिनसी क्लिनिक जाता है, जहां न खून का टेस्ट होता है न एक्सरे, बस सोना जाता है, समझा जाता है और फिर जिंदगी बदल जाती है। डॉक्टर रूबिन बताते हैं कि एक सेक्स क्लिनिक सिर्फ जिस्मानी इलाज की जगह नहीं, बल्कि ये ज़हनी, जज्बाती और ताल्लुकाती मसाइल को खोलने की वो महफूज जगह है जहां इंसान खुद को मुकम्मल महसूस करता है। पहला नुक्ता, सेक्स क्लिनिक क्या होता है? जिनसी क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहां मर्द, औरत या जोड़ा अपनी जिनसी उलझनों, महरूमियों या बीमारियों के हल के लिए आता है। ये सिर्फ बीमार लोगों की जगह नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो कंफ्यूज्ड, एंग्शियस या गैर मुतमईन हों। यहाँ मशवरा, रहनुमाई, तरबियत और बाज़ औक़ात थेरेपी दी जाती है, बगैर किसी जजमेंट, शर्मिंदगी या तंज के। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, सेक्स क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहां लोग शर्मिंदगी लेकर आते हैं और फहम लेकर लौटते हैं। दूसरा नुक्ता, सेक्स क्लिनिक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर जिनसी मसाइल जिस्म के नहीं, दिमाग और जज्बात के होते हैं। किसी औरत का ऑर्गेज़म ना लेना, किसी मर्द की जल्दबाजी या इरेक्शन का मसला, या मियाँ बीवी के दरमियान इंटीमेसी की कमी, ये सब आम क्लिनिक में नहीं समझे जा सकते। सेक्स क्लिनिक में ऐसे मुशीर और मुआलिज होते हैं जो जिस्म और दिमाग दोनों की ज़बान समझते हैं। तीसरा नुक्ता, लोग किन मसाइल के साथ आते हैं? मर्दों के आम मसाइल, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, गिल्ट। औरतों के मसाइल, ऑर्गेज़म न आना, दर्द, जज्बाती बेचैनी। जोड़ों के मसाइल, जिनसी मेल मिलाप में कमी, जज्बाती दूरी, खयानत का खौफ। नौजवानों के सवालात, मास्टरबेशन, फैंटसीज, जेंडर कन्फ्यूजन। और बाज़ अफराद सिर्फ ये जानने आते हैं कि क्या मैं नॉर्मल हूँ। चौथा नुक्ता, सेक्स क्लिनिक कैसे काम करता है? सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू होती है, जिसमें मरीज खुलकर अपनी बात बताता है। फिर जिस्मानी मुआयना अगर ज़रूरी हो, और सबसे बढ़कर जिनसी तालीम और रहनुमाई। बाज़ औक़ात कपल्स थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या रोल प्लेइंग भी करवाया जाता है। डॉक्टर रूबिन याद दिलाते हैं, सेक्स क्लिनिक का इलाज दवाओं से ज़्यादा फहम और सोचने से होता है। पांचवा नुक्ता, जिनसी तालीम क्लिनिक का मरकज़ है। अक्सर लोग अपने जिस्म, जज्बात और पार्टनर की तवक्कुआत से लाइल्म होते हैं। सेक्स क्लिनिक इनको जिनसी आज़ा की साख्त, जज्बाती हम आहंगी और प्लेजर के उसूल सिखाता है। औरत को समझना, मर्द को रोकना और दोनों को जोड़ना, ये तालीम सेक्स मैनुअल से कहीं आगे जाती है। छठा नुक्ता, शर्मिंदगी से आज़ादी का सफ़र। सेक्स क्लिनिक सबसे पहले मरीज को यकीन दिलाती है कि वो गुनाहगार या ख़राब नहीं है। इंसान सिर्फ सीखने और बेहतर होने आया है, और यही पहला कदम होता है हीलिंग का। जब कोई औरत ऑर्गेज़म लेना सीखती है या मर्द इत्मीनान से सेक्स करने लगता है, तो वो सिर्फ बेहतर सेक्सुअल बीइंग नहीं बनते, बल्कि बेहतर इंसान, बेहतर शरीके हयात भी बन जाते हैं। सातवां नुक्ता, क्या पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया में सेक्स क्लिनिक मुमकिन है? डॉक्टर रूबिन बराह रास्त उस पर बात नहीं करते, मगर उनका पैगाम वाज़ेह है, जहां जिनसी जहालत है वहां जिनसी बिगाड़ होगा। इस्लाम भी इल्म, तहारत और हम आहंगी की तालीम देता है। फ़र्क सिर्फ प्रेजेंटेशन और फहम का है। अगर सेक्स क्लिनिक को फैमिली हेल्थ सेंटर या तरबियत मरकाज के नाम से चलाया जाए तो ये हमारी मुआशरती ज़रूरत बन सकता है, ना कि शर्मिंदगी। द सेक्स क्लिनिक कोई दीवारों वाला कमरा नहीं, ये एक जहनी खिड़की है जहां से इंसान खुद को, अपने शरीक को और जिनसी ज़िंदगी को नई नज़र से देखता है। यहाँ सिर्फ मसले का इलाज नहीं होता, बल्कि मोहब्बत, कुर्बत और फहम की रिहर्सल होती है, जहां हाथ पकड़ने से पहले दिल थामा जाता है। बाब नंबर 20, सेक्स सरोगेट। जिनसी मुतबादिल। फर्ज करें एक इंसान हर लिहाज से सेहतमंद है, उसकी नज़र दुरुस्त, ज़बान रवां, दिमाग तेज, लेकिन सिर्फ एक शोबे में मुकम्मल नाकाम। जिनसी ताल्लुकात में ना उसे मालूम कि आगाज़ कैसे किया जाए,
ना वो जिस्मानी कुर्बत को मैनेज कर पाता है और ना कभी किसी पार्टनर के साथ मुतमईन ताल्लुक कायम कर सका। अब सवाल ये है, ऐसे इंसान का इलाज कौन करे? क्या दवा, क्या मशवरा, क्या किताब नहीं है? ऐसे मरीज के लिए डॉक्टर रूबेन एक अनोखा तस्वुर पेश करते हैं जिसे कहते हैं सेक्स सरोगेट। पहला नुक्ता, सेक्स सरोगेट क्या होता है? सेक्स सरोगेट एक तरबियत याफ्ता शख्स होता है जो किसी मरीज को जिनसी एतमाद, कुर्बत और स्किल सिखाने में मदद देता है। ये ना कोई तवाइफ होती है, ना महबूबा, ना थेरापिस्ट, बल्कि एक ऐसा शख्स जो क्लिनिकल अंदाज में मरीज के साथ प्रैक्टिस करता है। मकसद सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन होता है। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, जिस तरह कोई बोलना सीखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर रखता है, ऐसे ही कुछ लोग सेक्स सीखने के लिए सरोगेट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नुक्ता, किन लोगों को सरोगेट की जरूरत पड़ती है? वो मर्द जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं, वो खवातीन जो ऑर्गेज़म की सलाहियत नहीं रखती, वो अफराद जो जिंदगी भर कुंवारे रहे और जिनसी तल्लुकात का कोई तजर्बा नहीं रखते, ऐसे लोग जिन्हें जिस्मानी कुर्बत से खौफ आता है या जिनके जहन में इंटिमेसी के मुताल्लिक गहरी शर्मिंदगी और गैलट हो। ये लोग आमतौर पर किसी पार्टनर के साथ तजर्बा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रिश्ते में फेलियर का खौफ लेकर जीते हैं, इसलिए वो सीखने की नीयत से सरोगेट के पास जाते हैं, बल्कि यूं कहिए सेक्सुअल ट्रेनिंग के लिए। तीसरा नुक्ता, क्या ये जिस्मानी ताल्लुक होता है? जी हाँ, अक्सर औकात ये फिजिकल इंटिमेसी पर मबनी होता है, लेकिन हर चीज मरीज की जरूरत, रफ्तार और कंफर्ट पर मुनहसिर होती है। ताल्लुक का मकसद प्लेजर नहीं बल्कि ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्पीच थेरेपिस्ट मरीज को जबान हिलाना सिखाता है, यहाँ सरोगेट मरीज को जिस्मानी और जज्बाती हम आहंगी सिखाता है। चौथा नुक्ता, क्या ये गलत या गैर इखलाकी है? कई मुआशरे उसे प्रोस्टिट्यूशन या इमोरल समझते हैं, लेकिन डॉक्टर रूबन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक अगर एक शख्स गहरी नफ्सियाती उलझन में है और इसका जहन हर वक्त शेम, गिल्ट या खौफ में जकड़ा है, तो उसे बाहर निकालने का ये भी एक थेरेपी का हिस्सा है। हाँ, ये सब कुछ पेशेंट के इल्म, रजामंदी और केयर मकसद के साथ होता है। पांचवा नुक्ता, सरोगेट को कैसे तरबियत दी जाती है? सेक्स सरोगेट्स आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट्स या थेरेपिस्ट्स के साथ काम करते हैं। वो ना सिर्फ जिस्मानी पहलू समझते हैं बल्कि जज्बाती बोझ, इंसान के खौफ और माजी की सेक्सुअल ट्रॉमा को भी एड्रेस करते हैं। वो मरीज के साथ वक्त गुजार कर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अर्स की रिहैबिलिटेशन करते हैं। ये कोई जज्बाती या रूमानी रिश्ता नहीं होता, ये एक क्लिनिकल प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सेक्स के मैदान में पहली बार खुद को कामयाब महसूस करता है। छठा नुक्ता, क्या इस्लाम या मशरकी मुआशरों में ये मुमकिन है? डॉक्टर रूबन मगरिब में बैठकर ये सब लिखते हैं, लेकिन मशरकी मुआशरों के लिए ये एक पेचीदा तस्वुर है। हमारी अक़दार इंटिमेसी को सिर्फ मैरिज से जोड़ती हैं, इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस हमारे यहाँ मुमकिन नहीं। लेकिन फिर भी सवाल ये बाकी रहता है, उन लोगों का क्या करें जो जिंदगी भर शेम और नाकामी के साथ जीते हैं? अगर ऐसे लोगों के लिए कोई शरई, तरबियती या तालीमी हल निकाला जाए तो शायद सेक्स सरोगेट की जगह हम एक कल्चरली एक्सेप्टेबल निज़ाम खड़ा कर सकें। सेक्स सरोगेट का तस्वुर जितना हैरान कुन है, उतना ही इंसान की गहराइयों को छू लेने वाला भी है। ये हमें बताता है कि सेक्स सिर्फ जिस्म का अमल नहीं, ये एतमाद, ताल्लुक, जज्बात और इल्म का मिलाप है। और जब कोई इंसान सीखने, समझने और हील होने निकलता है तो बाज़ औक़ात औसे एक हाथ की नहीं, पूरे दिल की मदद दरकार होती है। बाब नंबर 21, द सेक्स क्रिमिनल, जिनसी मुजरिम। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स बज़ाहिर बिल्कुल आम लगता है, अच्छा लिबास, मुहज़्ज़ब बातचीत, शरीफ चाल ढाल, लेकिन तन्हाई में अर्स के अंदर एक खौफनाक राज छुपा होता है। ऐसा राज जो कानून, अखलाक और इंसानियत तीनों को रौंदता है। ये शख्स ना सिर्फ दूसरों को नुकसान देता है बल्कि उसके आमाल जिनसी दुनिया को दागदार कर देते हैं। यही वो इंसान है जिसे डॉक्टर रूबन कहते हैं सेक्स क्रिमिनल। पहला नुक्ता, सेक्स क्राइम क्या होता है? सेक्स क्राइम वो फेल है जो जिनसी लिहाज से गैर कानूनी और गैर इखलाकी हो, जैसे ज़बरदस्ती, बच्चों के साथ ज्यादती, जिनसी हरासानी या दूसरों की मर्जी के खिलाफ कोई भी सेक्सुअल एक्ट। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती जुर्म भी होता है जो मुतासरा फर्द की रूह पर गहरा जख्म छोड़ता है। डॉक्टर रूबन कहते हैं सेक्स क्राइम प्लेजर के लिए नहीं होता, ये ताकत, गलबे और खौफ पैदा करने का तरीका होता है। दूसरा नुक्ता, सेक्स क्रिमिनल कैसे बनते हैं? अक्सर औकात बचपन की सेक्सुअल अब्यूज़, नज़रअंदाज किए जाने वाले जज्बात या जहनी बीमारी सेक्स क्रिमिनल बनने की बुनियाद रखते हैं। कुछ अफराद पोर्नोग्राफी, तन्हाई या शराब के ज़ीरे असर भी ऐसा कदम उठाते हैं।
लेकिन अहम बात यह है कि ये लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अपनी लज्जत के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तीसरा नुक्ता, सेक्स क्रिमिनल की अक़साम। 1. रेपिस्ट्स, रैप करने वाले, जबरदस्ती ताल्लुक कायम करते हैं। 2. पेडोफाइल्स, बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले, कम उम्र बच्चों का शिकार बनाते हैं। 3. एग्जिबिशनिस्ट्स, आजाद दिखाने वाले, दूसरों के सामने खुद को बरहना करते हैं। 4. वॉयर्स, छुपकर जिनसी मनाजर देखने वाले, दूसरों की प्राइवेसी में मुदाखलत करते हैं। 5. सैडिस्ट्स, तकलीफ देकर खुशी पाने वाले, जिनसी अमल में दूसरे को हर्ट करके खुशी लेते हैं। ये तमाम अक़साम मुख्तलिफ अंदाज से मुआशरे के लिए खतरा बन जाती हैं। चौथा नुक्ता, कानूनी सजाएं और नफ्सियाती इलाज। ज्यादातर मुल्कों में सेक्स क्राइम की सख्त सजा होती है, जैसे कैद, जुर्माना या बाज़ सूरतों में पब्लिक रजिस्ट्री। मगर सिर्फ सजा काफ़ी नहीं, ऐसे मुजरिमों को नफ्सियाती इलाज की भी ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, बाज़ सेक्स क्रिमिनल्स ट्रीटेबल होते हैं मगर कुछ कभी ठीक नहीं होते और वो हमेशा खतरा बने रहते हैं। पांचवा नुक्ता, विक्टिम्स का दर्द। जिनसी जुर्म का शिकार होने वाले अक्सर उम्र भर ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें शेम, खौफ, एंजाइटी और ट्रस्ट इश्यूज का सामना होता है। कुछ विक्टिम्स खुदकशी की कोशिश करते हैं या जिंदगी भर इमोशनल एम्प्टीनेस में रहते हैं। इसीलिए मुआशरे की, खानदान की और कानून की ये जिम्मेदारी है कि न सिर्फ मुजरिम को रोके बल्कि विक्टिम को भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम करे। छठा नुक्ता, हमारी जिम्मेदारी। हमें बच्चों को अर्ली अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो किसी खतरे को पहचान सकें। स्कूलों, मसाजिद, घरों और मीडिया को तालीम और तरबियत के जरिए जिनसी जराइम के खिलाफ लड़ना होगा। जिनसी मुजरिम मुआशरे का नासूर हैं और खामोशी, बेखबरी या शर्म उन्हें और ज्यादा ताकत देती है। सेक्स क्रिमिनल का जिक्र सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, ये एक अलमिया है जो जिंदगियों को बर्बाद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सेक्स सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे गलत हाथों में देना तबाही को दावत देना है। बॉब नंबर 22, द सेक्स मैनियाक, जिनसी जुनूनी। क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो जिनसी ख्वाहिशात के हाथों इस कदर मजबूर हो जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसके ख्वाब, उसकी नींद, हतीज के उसकी अकल, सब कुछ सिर्फ सेक्स के गिर्द घूमने लगता है? ऐसा इंसान जो खुद पर काबू खो बैठे, यही है द सेक्स मैनियाक। पहला नुक्ता, सेक्स मैनियाक कौन होता है? सेक्स मैनियाक एक ऐसा शख्स होता है जिसे जिनसी ख्वाहिश का शदीद और गैर मामूली हद तक दौरा पड़ता है। उसे हाइपर सेक्सुअलिटी भी कहा जाता है, यानी हर वक्त सेक्स के बारे में सोचना, बात करना, ख्वाब देखना और मौका मिले या ना मिले कोई ना कोई एक्ट करना। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, सिर्फ ख्वाहिश का मसला नहीं। डॉक्टर रूबन कहते हैं, सेक्स मैनियाक प्लेजर के लिए सेक्स नहीं करता, वो एक जंजीर का कैदी होता है, ख्वाहिश की जंजीर। दूसरा नुक्ता, सेक्स मैनियाक की अलामात। हर वक्त सेक्सुअल फैंटेसीज में गुम रहना, रोजाना या बार बार मास्टरबेशन, हर मौके पर सेक्सुअल पार्टनर तलाश करने की कोशिश, पोर्नोग्राफी का शदीद एडिक्शन, दूसरों को हरासा करना या उनके साथ इनअप्रोप्रिएट रवैया, गिल्ट के बावजूद अमल को छोड़ न पाना। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, कंपल्शन होता है, यानी मजबूरन सेक्स की तरफ खींचना। तीसरा नुक्ता, सेक्स मैनियाक कैसे बनते हैं? कुछ लोगों के हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है। बचपन में जिनसी ज्यादती या पोर्नोग्राफी, तन्हाई, एंजाइटी या ट्रॉमा भी ट्रिगर्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये दिमागी बीमारी जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या OCD की अलामत भी हो सकती है। डॉक्टर रूबन लिखते हैं, सेक्स मैनियाक अक्सर खुद भी अपने अमल से शर्मिंदा होते हैं मगर उनके लिए रुकना मुमकिन नहीं होता। चौथा नुक्ता, सेक्स मैनियाक मुआशरे के लिए खतरा। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये शख्स दूसरों के लिए खतरनाक बन सकता है, जैसे हरासमेंट, स्टॉकिंग या हतीज के रेप। ये खुद अपनी नौकरी, रिश्ते और जिंदगी को तबाह कर बैठता है। वो हर जगह सिर्फ सेक्स ढूंढता है, चाहे अखलाकियात पामाल हों या कानून टूटे। पांचवा नुक्ता, इलाज क्या है? सबसे पहले कबूल करें कि ये एक बीमारी है, फिर साइकाइट्रिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट से राब्ता करें। साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और कभी कभी मेडिकेशन दी जाती है। एडिक्शन जैसे सलूक से भी ये मरीज बेनिफिट उठाते हैं। सपोर्ट ग्रुप जैसे सेक्स एडिक्ट्स एनोनिमस भी मदद देते हैं। डॉक्टर रूबन कहते हैं, सेक्स मैनियाक अगर मदद ना ले तो वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं अपने आप को भी बर्बाद कर देता है। छठा नुक्ता, फर्क समझना जरूरी है। हर वो शख्स जो सेक्स में दिलचस्पी रखता है वो मैनियाक नहीं होता। फर्क ये है कि सेक्स मैनियाक कंट्रोल खो देता है, उसे जिंदगी के दूसरे काम बेमानी लगते हैं और वो तन्हाई, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, हतीज
कि खुदकुशी तक जा पहुंचता है। सेक्स मैनियक को कसूरवार कहना आसान है, मगर ज्यादा मुश्किल और जरूरी है उसे बीमारी समझकर इलाज की तरफ लाना। वो अंदर से चीख रहा होता है, सिर्फ सेक्स की ख्वाहिश में नहीं बल्कि खुद से आज़ादी की इल्तिजा में। बाब नंबर 23, द फ्यूचर ऑफ सेक्स। सेक्स का मुस्तकबिल। सोचें, अगर आने वाले वक्त में बच्चे पैदा करने के लिए मर्द और औरत को एक दूसरे को छूना भी न पड़े, या इंसान एक रोबोट के साथ जिंदगी गुजारे, या इंसान सेक्स को प्लेजर के बजाय सिर्फ लेबोरेटरी के अमल के तौर पर देखे। जी हाँ, ये है वो दुनिया जिसका ख्वाब कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ उससे खौफजदा हैं। पहला नुक्ता, साइंस कहाँ ले जा रही है। साइंस अब बच्चे पैदा करने के लिए औरत के रहम की भी मुहताज नहीं रही। टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF, स्पर्म बैंक्स और सरोगेसी आम हो चुकी है। मुस्तकबिल में मर्द और औरत सिर्फ स्पर्म और एग डोनेट करेंगे और बाकी सब लेबोरेटरी में होगा। डॉक्टर रूबिन कहते हैं, हम इस मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां फिजिकल इंटीमेसी को जरूरत नहीं बल्कि चॉइस बनाया जा रहा है। दूसरा नुक्ता, सेक्स रोबोट्स और वर्चुअल रियलिटी। आज AI और रोबोटिक्स की मदद से ऐसे सेक्स रोबोट्स बन रहे हैं जो न सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देते हैं बल्कि इमोशनल ताल्लुक का इल्यूजन भी देते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए इंसान खुद को फैंटेसी की दुनिया में ले जा रहा है। मुस्तकबिल में शायद लोग रोबोट्स से शादी करने लगें। ये कंफर्ट है या लोनलीनेस की अलामत? ये सवाल आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा नुक्ता, मोरालिटी और सेक्स की नई तारीफें। पहले सेक्स एक रिश्ता था, अब एक एक्सपीरियंस बन चुका है। मोरालिटी, एथिक्स और फेथ बेस्ड बाउंड्रीज धुंधली हो रही हैं। लोग कैजुअल सेक्स, ओपन रिलेशनशिप्स, इवन एसेक्सुअल लाइफस्टाइल्स को अपनाने लगे हैं। LGBTQ जमा की पहचान, कानून में तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरती कबूलियत भी सेक्स के नैरेटिव को बदल रही है। डॉक्टर रूबिन लिखते हैं, सेक्स अब सिर्फ प्लेजर नहीं, एक आइडेंटिटी बन चुकी है जिसे हर कोई डिफाइन कर रहा है अपने अंदाज में। चौथा नुक्ता, डेंजर्स ऑफ फ्यूचर सेक्स। इमोशनल एम्प्टीनेस बढ़ सकती है। लोनलीनेस और डिप्रेशन सेक्स के साए में छुप सकते हैं, नई शक्लों में वापस आ सकती हैं। इंसान सेक्स की ज्यादती या मशीनी शक्ल से नेचुरल ह्यूमन बॉन्डिंग खो सकता है। ये आज़ादी है या तन्हाई की नई शक्ल? साइंस ने जिस्मों को करीब किया, लेकिन शायद दिलों को मजीद दूर कर दिया। पांचवा नुक्ता, फ्यूचर की तरफ बैलेंस के साथ बढ़ना। हमें चाहिए कि हम सेक्स के साइंसी फायदे जरूर लें, मगर उसके ह्यूमन, इमोशनल एंड एथिकल पहलू ना भूलें। सेक्स को सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश नहीं बल्कि मोहब्बत, एहसास और जिम्मेदारी का नाम मानें। तालीम, तरबियत और ओपन येट रिस्पेक्टफुल गुफ्तगू ही हमें फ्यूचर के अंधेरे रास्तों में रहनुमाई दे सकती है। डॉक्टर रूबिन की वार्निंग है, सेक्स का फ्यूचर रोशन हो सकता है, मगर अगर बेकाबू हो गया तो ये एक नई इंसानियत का जवाल भी बन सकता है। सेक्स का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इसे मोहब्बत, कुर्बत और इत्माद की अलामत बनाएं या एक बेरूह मशीन में तब्दील कर दें। फैसला इंसानियत ने करना है। क्या हम साइंस के साथ दिल को भी जिंदा रख सकेंगे या हम सिर्फ जिस्म बन जाएंगे बगैर रूह के। बाब नंबर 24, द एंड, इख्तिताम। मगर आगाज की तरफ, क्या वाकई हम सेक्स के बारे में सब कुछ जान चुके, या हमने सिर्फ उस दरवाजे की चाबी हासिल की है जिसके पीछे जज्बात, साइंस, रूहानियत और इंसानियत की कई तहें छुपी हैं। ये बाब हमें सिखाता है कि आखिर में सेक्स के सवालात खत्म नहीं होते, बल्कि असल सवाल तो यही है, हम सेक्स को सिर्फ जानते हैं या समझते भी हैं। पहला नुक्ता, सीखने का सफर खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर रूबिन ने कहा था, ये किताब सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं बल्कि शर्मिंदगी खत्म करने के लिए है। सेक्स से मुतल्लिक जितने टैबू, मिथ्स और खामोशियां हमारे जहनों पर बोझ डालती हैं, ये किताब उन सबको तोड़ने की कोशिश है। लेकिन हकीकत ये है कि सेक्स सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये साइकोलॉजी, एथिक्स, इमोशन और कल्चर का मजमुआ है। दूसरा नुक्ता, सवाल अब भी बाकी हैं। क्या हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर चुके हैं? क्या हम औरत और मर्द के जिनसी मसाइल को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम इमोशनल हेल्थ को सेक्सुअल हेल्थ से जोड़ना सीख चुके हैं? क्या हम जिनसी जराइम पर सिर्फ गुस्से में बोलते हैं या उनकी जड़ों को भी पहचानते हैं? डॉक्टर रूबिन हमें याद दिलाते हैं, सेक्स को समझने का मतलब सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। तीसरा नुक्ता, इंसानियत का आईना। ये किताब हमें सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें अपने इंसान होने का मतलब समझाती है। मोहब्बत, एहसास, ज़रूरत, कमज़ोरी, जुर्म, बीमारी, ये सब सेक्स से जोड़े हैं। सेक्स हमें एक दूसरे के करीब भी ला सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। फर्क सिर्फ नीयत और इल्म का है। चौथा नुक्ता, शर्म नहीं, शऊर बनाएं। हम जितना सेक्स से कतराएंगे उतना ही इग्नोरेंस, मिथ्स और गुनाह का खौफ बढ़ेगा। जब हम सेक्स पर ओपन, रिस्पेक्टफुल और इल्मी बात करेंगे
तभी हम नई नस्ल को सेहतमंद और इमोशनली स्टेबल बना सकेंगे। ये किताब इसी शऊर की तरफ कदम है, एक साफ, सच्चा और इंसान दोस्त अंदाज में। 5वां नुक्ता, किताब खत्म, सवाले जिंदा। डॉक्टर रूबिन की किताब खत्म होती है, मगर हर कारी या सामे के दिल में एक नई आग, एक नई क्यूरियोसिटी और शायद एक नई जिम्मेदारी छोड़ जाती है। क्या हम सेक्स को सिर्फ ख्वाहिश की आंख से देखेंगे या हम उसे इंसानियत, एहतराम और मोहब्बत के साथ समझेंगे? सेक्स का इल्म एक ताकत है जो अगर मोहब्बत के साथ हो तो हीलिंग देता है, और अगर नफरत या शर्म के साथ हो तो बिगाड़ पैदा करता है। ये किताब शायद खत्म हो चुकी हो, मगर सेक्स से मुतल्लिक हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। ऐसा सफर जो सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल, दिमाग और रूह की तहों से गुजरता है। डॉक्टर रूबिन ने दरवाजा खोल दिया है, अब इसमें से रोशनी लाना हमारे हाथ में है। ये इख्तिताम नहीं, ये वो मकाम है जहां से सच, समझ और शऊर की नई कहानी जन्म लेती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचे और हम सेक्स जैसे हसास मौज़ूआत पर शर्म नहीं, शऊर के साथ बात करें, तो किताब एक्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा इल्म, शऊर और वो आवाज़ जो दिल में उतर जाए और ज़हन जगा दे। इल्म को सुनें, समझें और दूसरों तक पहुँचाएं। किताब एक्स ऑडियो बुक्स, जहाँ किताबें बोलती हैं और शऊर जागता है।